नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं अंतिम बाजी। दिन भर मार्केट्स में एक दायरे में कामकाज हुआ, लेकिन इंपॉर्टेंट रहा 200 डेमा का लेवल, जहां से वापस बाउंस बैक ले निफ्टी ने और अब निफ्टी 7800 के ऊपर आ चुका है। एक शानदार रिकवरी निचले स्तरों से आई है, लेकिन कल्प्रिट रहा है आज निफ्टी बैंक और पीएसयू बैंक इंडेक्स। अब तक एक्शन रहा क्या है एग्जैक्टली जाने के लिए सीधे चलते हैं वीरेन के पास। बाजार अब तक में शुक्रिया दीपाली। अगर आप देखिए ऑलमोस्ट 7780 यानी 200 डेमा को हमने छुआ। उसके बाद यूरोपियन मार्केट्स की कमजोर ओपनिंग, लेकिन उसके बाद जो फोर्सेस चाहिए थे दीपाली एग्जैक्टली उसके नीचे सेटल होने के लिए वो नहीं थी। यूरोपियन मार्केट्स की रिकवरी ने हमको भी रिकवर होने का मौका दिया और उस लेवल ने जिस पर अब तक हमें काफ़ी गर्व था, काफ़ी जिसकी इंपॉर्टेंस थी, उसने अपना काम बखूबी किया। लेकिन एक दिक्कत है, ठीक है निफ्टी में पुल बैक है, 70 से 80 को हमने होल्ड किया, लेकिन निफ्टी बैंक वो नहीं कर रहा जो उससे करना चाहिए था। सेकंड, दूसरे पायदान पर आप देखें सरकारी बैंकिंग शेयरों में जोरदार गिरावट। निफ्टी बैंक अगर आप देखें एक समय करीब 5% से ज़्यादा टूटा था और इसका 16,500 की ट्रेजेक्टरी को वॉलिड करना काफ़ी गलत था। हालांकि इसने एक लेवल और होल्ड किया, वो क्या था मैं बताऊंगा आपको कुछ देर में। लेकिन सरकारी बैंकों से बाहर निकलते हैं। तीसरे पायदान पे जिस चीज़ पे मैं फोकस करूंगा वो है शानदार नतीजे ज़ीलन के, और उसके बाद स्टॉक ऑलमोस्ट इस वक्त लगभग 18% ऊपर। इस समूह की कंपनी में अगर आप देखें जी एंटरटेनमेंट लास्ट वीक का प्राइस परफॉर्मर था, वो स्टार प्राइस परफॉर्मर विद इन द इंडेक्स, लेकिन आज स्मॉल कैप में ज़ीलन ने अपना काम बखूबी किया। उसके बाद अगर आप देखें चौथे पायदान पर जिस चीज़ को डिस्कस करूँगा वो है फार्मा की अगर आप देखें समझने लगी है सेहत। आई थिंक बड़ा क्रिटिकल अगर आप देखें, इनफैक्ट हेडर दिया है चौतरफा खरीदारी। अगर आप देखें चाहे मिड कैप हो, चाहे लार्ज कैप हो, चाहे स्मॉल कैप हो, सब जगह अगर आप देखें इस पर खरीदारी है। स्पेशली स्टॉक्स लाइक डॉक्टर रेड्डीज वो कैपिटलाइज करते हुए, वो अपना एक बेस तलाशते हुए, वो शायद इस सेक्टर को एक बार फिर से वाइब्रेंट बनाना है। और एडीजी शेयरों में जो है गिरावट है और एविएशन एग्री जो स्टॉक्स है वहाँ पर बढ़ा था। लेकिन दो चीज़ें होंगी क्लियर कट जो हमें देखनी पड़ेगी। एक तो ये कि 7800 से कितना फ्रैक्शन लेकर ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ हम बंद होते हैं, और निफ्टी बैंक आखिरी के घंटे में क्या करता है। बिल्कुल, निफ्टी बैंक और बैंकिंग स्टॉक्स लाइमलाइट में रहेंगे आखिरी के एक घंटे में भी, क्योंकि आज सबसे ज्यादा अगर मूड स्पॉइल किया है तो वो पीएसयू बैंकिंग स्टॉक से रहे। बैंक ऑफ बड़ौदा आपकी स्क्रीन पर भी है, जहां पर अभी भी 8.5% कमजोरी देखी जा रही है। लेकिन प्रिसाइसली वो स्टॉक्स हैं जिन पर हम चर्चा करेंगे अंतिम बाजी में। जेट एयरवेज एविएशन स्टॉक्स में खरीदारी आज रिफ्लेक्ट हुई। जेट एयरवेज 1% ऊपर ट्रेड करा है। पीसी ज्वेलर्स 345 के लेवल्स पर। अदानी समूह में आज खरीदारी दिखी। अदानी एंटरप्राइजेस 3.5% ऊपर ट्रेड करा है। हेवल्स क्या जो एक वन वे रैली ली थी स्टॉक ने, वो भी यहाँ थम सकती है क्या? प्रॉफिट बुकिंग हावी हो सकती है? इसको जानने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा कुछ और स्टॉक्स रहेंगे जिन पर बातचीत होगी। इंडिया बुल्स रियल एस्टेट 84 के लेवल्स पर फिर से पहुंच चुका है। लगातार बायर्स ट्रेडर्स के रडार पर रहा है ये शेयर। साथ ही अतुल ऑटो, एनबीसीसी के अर्निंग्स आने हैं। एसकेएस माइक्रो, लिबर्टी, कुछ और शेयर्स जहां पर जोरदार मजबूती आज के सत्र में रिफ्लेक्ट हो रही है। वीरेन के पास भी कुछ शेयर्स है, वो भी देख लेते हैं। जी, जिन स्टॉक्स पर मैं चर्चा करूंगा उसमें आप देखें पीएनबी, आईसीआईसीआई बैंक का दोनों ही स्टॉक्स बैकवर्ड पे लार्ज कैप में। उसके बाद सिम्फनी अगर आप देखें ऑलमोस्ट 4% ऊपर। उसके बाद क्रॉम्पटन गिब्स लगभग 1% नीचे, ब्रेविस लगभग 2% नीचे काबा कर रहे हैं। उसके बाद अगर आप देखें तो इसमें अजंता फार्मा स्ट्रॉन्ग मूव लेके 3% ऊपर। बाटा इंडिया इज डूइंग वेल लगभग 2% ऊपर। कावेरी सीड्स 4% ऊपर। आईओसी अगर आप देखें बैकफुट पर, रकेन इंडिया, ये कुछ और स्टॉक्स में बात करूंगा। इस बीच हमारे साथ दीपक मेहता जुड़े हैं बात करने के लिए फंडामेंटल्स पे बाजार के, और बाजार एग्जैक्टली रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के प्रोस्पेक्टिव से लग कैसा रहा है इस वक्त। दीपक जी नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। सर अब तक आई थिंक अगर आप देखें मार्च ऑनवर्ड्स चीज़ें ठीक ठाक लग रही थी, स्पेशली आफ्टर जब मैट टेक ऑफ जो नॉर्मल से अच्छा मानसून रहेगा, इस टेक ने, इस सेंटीमेंट ने बाजार को ठीक ठाक रखा। उसके बाद हमने अर्निंग सीजन के भी बहुत सारे नेगेटिव्स को कहीं ना कहीं बचा लिया था। लेकिन सर ये बीते 4-5 दिन के डेवलपमेंट जो हुए हैं, चाहे पी नोट्स हो, चाहे मॉरिशस हो, या फिर उसके बाद थोड़ा सा डेफर हो जाना मानसून का, क्या लग रहा है सर आपको? थोड़ा सा सेंटीमेंट खराब हो रहा है? नियर टर्म में, शॉर्ट टर्म में थोड़ी सी वॉलेटिलिटी बढ़ सकती है क्या? नहीं, ऑन द कॉन्ट्री अगर आप ऐसे देखेंगे कि इतने सारे खराब समाचार आए हैं ऑन पी नोट्स और मॉनसून, उसके बाद भी आज मार्केट ऊपर है, तो आई थिंक दैट्स वेरी पॉजिटिव फॉर द स्टॉक मार्केट। एंड आई थिंक जो ट्रेंड है वो आई थिंक अच्छी रहेगी। जी दीपन जी, लेकिन अभी बैंकिंग स्टॉक्स पर आपकी रणनीति क्या है? अब हाल ही में जो शुक्रवार को खास तौर पे जो नतीजे आए पीएसयू बैंकों के, फिर चाहे वो बैंक ऑफ बड़ौदा हो या फिर मिड कैप पीएसयू बैंक्स हो, एक बार फिर से जो कंसर्न हावी है वो हायर प्रोविजनिंग को लेकर है, बैड एसेट क्वालिटी को लेकर, और ये चिंता इस क्वार्टर से नहीं, पिछले क्वार्टर 3 से भी इनफैक्ट काफी सिग्निफिकेंट हो गई थी। अब तक जितने भी मार्केट पार्टिसिपेंट्स या फिर बैंकिंग एक्सपर्ट्स से हमारी बातचीत हुई, वो मानते हैं कि FY17 भी एक बुरा साल रह सकता है पूरे ही पीएसयू बैंकिंग स्पेस के लिए। आपकी राय क्या है? स्टॉक्स इतने करेक्ट हो चुके हैं, यहाँ अभी इन्हें खरीदारी के नजरिए से देखना चाहिए, या फिर आपको लगता है कि वर्स्ट इज स्टिल नॉट ओवर? ये कहना बहुत मुश्किल है
क्योंकि बेसिकली PSU बैंक्स की क्रेडिबिलिटी इशू हो चुकी है और कुछ भी कहते हैं तो उनको वी कैन नॉट टेक इट फॉर ग्रांटेड कि वो सही पिक्चर दे रहे हैं, क्योंकि हर क्वार्टर के नतीजे के बाद वो बोलते हैं कि द वर्स्ट इज़ ओवर, फुल प्रोविजन आ चुका है, लेकिन फिर अगले क्वार्टर अगली टाइम में और भी ख़राब नतीजे आते हैं और भी प्रोविजनिंग की रिक्वायरमेंट आती है। तो आई थिंक वहाँ पर बहुत कन्फ्यूजन है और किस हिसाब से और कितने बैड लोन्स है किसी को कुछ अनुमान नहीं है। आई होप द बैंक मैनेजमेंट्स नो व्हाट दे आर डूइंग। तो इन्वेस्टर के लिए तो ये बिल्कुल अवॉइड ही हो जाता है सेक्टर। मैंने आपको कभी भी लाइफ में PSU बैंक में इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है नहीं जब तक ऐसी मैनेजमेंट चलती है, इस हिसाब से कारोबार चल रहा है, इनकी स्ट्रैटेजीज जो है, उनकी जो क्रेडिट मैकेनिज्म अगर सेम रहती है तो आपको कभी भी लाइफ में इन कंपनी में इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऑन द कॉन्ट्री अच्छे सारे प्राइवेट सेक्टर बैंक्स है, उसी में निवेश करना चाहिए इन्वेस्टर को, और इस लेवल से भी और भी गिर सकते हैं। तो जस्ट बिकॉज दे हैव करेक्टेड बाय 70% डजंट मीन दे कांट करेक्ट बाय अनदर 70%। दीपन जी, एक और चीज़ आई थिंक इस अर्निंग सीजन के बाद हर शख्स का, हर बाजार के पार्टिसिपेंट का एक ना एक आउटलुक होता है कि हाँ ये अर्निंग सीजन मेरे को बहुत अच्छा लगा, आई थिंक इट वाज एवरेज, ये एवरेज से बेहद शानदार था। इस बार मुझे बहुत नेगेटिव डिसअपॉइंटमेंट नहीं लगे। अभी दीपाली जिक्र कर रही थी बैंकिंग का, बैंकिंग को थोड़ा सा किनारे करके मैं रेस्ट ऑफ द मार्केट में बात करता हूँ। सर, इस बार सबसे अच्छा क्या लगा आपको, पॉजिटिव सरप्राइजेस, और आप आई थिंक जहाँ पर थोड़ा सा पैसा डालने में कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए एज ए इन्वेस्टर? देखिए, एक क्षेत्र में नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन ऐसे कई सेक्टर्स है जहाँ पर अच्छे नतीजे आए हैं। जैसे आप देखेंगे ऑटो एंसिलरी में अच्छे नतीजे आए हैं। इवन रिलेटेड सेक्टर जैसे कि टायर्स है, बैटरी मैन्युफैक्चरर्स है, ऑटो एंसिलरी है, ये अच्छे नतीजे आए बिकॉज ऑफ वेरी गुड ग्रोथ इन ऑटोमोबाइल नंबर्स। इसके अलावा जो इंडियन FMCG कंपनीज है, इनमें भी अच्छे नतीजे आए हैं सो फार। सीमेंट विच वॉज अ लैगर, आई थिंक वहाँ पर थोड़ा बहुत टर्न अराउंड हम देख रहे हैं, एंड मैनेजमेंट कमेंट्री इज़ कमिंग वेरी पॉजिटिव फ्रॉम द सीमेंट साइड। और इसके अलावा जो NBFCs है, especially companies which are engaged in microfinance or for that matter even in gold loans or housing finance companies. जी सर, आपका आई थिंक आपका जरा देखें, ऑडियो मेरे पास नहीं आ रहा, मैं आपकी बात पूरी सुनूंगा, लेकिन उससे पहले अगर आप देखें एक बार मार्केट्स की रिकवरी को देखते हैं। निफ्टी ने ऑलमोस्ट अभी कुछ देर पहले बात करते करते जब दीपक जी से बात हो रही थी, डे हाई छुआ 7850, मार्केट वाज एट ऑल टाइम एट डे हाई, आई मीन 3-4 मिनट पहले। और इस रिकवरी में सबसे स्ट्रॉन्ग कंट्रीब्यूशन अगर किसी इंडेक्स का आया है तो याद रखिए निफ्टी बैंक का। प्लीज़ निफ्टी बैंक दिखाइए। आज 16450 की ट्रैजेक्टरी, ये वहाँ तक गया, वहाँ से पुल बैक लेकिन आई थिंक शॉर्ट होल्डर्स ने भी आई थिंक निफ्टी का जो बिहेवियर था ना, याद रखिए 7770 के आसपास, उसको देख कर कंफर्टेबल नहीं हुआ होगा कोई भी बंदा जो शॉर्ट था इस पर। 16646 का स्तर यहाँ पे ऑलमोस्ट डे हाई की ट्रैजेक्टरी की तरफ, लेकिन कल यानी शुक्रवार के तक लोस को ये ऑन द हाई साइड क्रॉस नहीं कर पाया है। आइए एक बार जब लार्ज कैप बैंक्स को देखते हैं, SBI स्टिल एट डे लो, दिन के सबसे निचले स्तरों के आसपास कारोबार कर रहा है। PNB स्टिल एट डे लो। तो ये आउटलुक मत फ्रेम करिएगा कि PSU बैंक्स में शॉर्ट कवरिंग आ रही है। नो, नॉट एग्जैक्टली। बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया में स्लाइट रिकवरी है। एक बार जरा प्राइवेट बैंकिंग बास्केट दिखाइए प्लीज जरा। ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, HDFC बैंक, जरा एक बार प्राइवेट बैंकिंग बास्केट पे आइए। ICICI बैंक, जी हाँ, यहाँ पे स्क्रीन पे विजिबल है कि शॉर्ट कवरिंग थोड़ी बहुत आ रही है। उसके बाद देखिए आप यस बैंक, HDFC बैंक, ये दोनों स्टॉक्स हर निशान में डिसाइसिवली, और एक्सिस बैंक 484। दैट मीन्स उसमें से भी बैंकिंग की बास्केट में से भी लार्ज कैप में प्राइवेट बैंकिंग स्पेस के चलते इस वक्त शॉर्ट कवरिंग आ रही है। आपको याद है, और इनफैक्ट ये तथ्य है भी कि मिड कैप बैंकिंग की निफ्टी बैंक में बहुत स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस नहीं है, प्राइवेट बैंक्स की बहुत स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है, तो वहाँ से अगर आप देखें कवरिंग आ रही है। इस बीच अनुज दीक्षित भी हमारे साथ है। अनुज, इस रिकवरी पे कितना रिलाई करेंगे आप, कितने सस्टेनेबल लगती है आपको ये रिकवरी? देखिए वीरेन जी, बाज़ार में अगर देखें तो तकरीबन ये जो 200 दिन का मूविंग एवरेज है, इसके आसपास थोड़ा सा वोलेटिलिटी हम देख रहे हैं। ऊपर में देखें तो 7920 के एक रेजिस्टेंसेस मिल जाते हैं, नीचे में बाज़ार 7800 7780 की रेंज में अच्छा सपोर्ट ले रहा है। तो तकरीबन ये 100-125 पॉइंट की रेंज में पिछले 4-5 दिन से घूम रहा है। टेक्निकली किसी भी साइड का जो ब्रेकआउट आएगा, वो नीचे में अगर 7780 टूटता है या ऊपर में 7920 टूटता है तो एक मोमेंटम देखने को मिलेगा। लेकिन स्ट्रक्चर जिस तरीके
तरीके से बन के आया है, लोअर लेवल से हम देख रहे हैं पिछले 2-3 दिनों से जब भी नीचे बाजार खुला तो बाइंग देखने को मिली। उस तरीके से अगर देखा जाए तो ज़रूर से बाजार में स्ट्रेंथ है और आने वाले समय में हमें ऐसा लगता है जो 7920 के रेजिस्टेंसेज हैं वो क्रॉस हो जाएंगे और एक बार बाजार फिर से 8000 के लेवल की ओर अग्रसर होगा। किसी भी लॉन्ग पोजीशन के लिए इस वक्त काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि 7780 कैश मार्केट के लेवल को बाजार सस्टेन करे। जब तक क्लोजिंग प्राइस बेसिस पर ये लेवल नहीं टूटते हमारी बायस पॉजिटिव रहेगी। जी दीपन जी, आप ऑटो स्टॉक्स की बात कर रहे थे तो मैं ऑटो सेक्टर पर ही एक व्यू आपका ये लेना चाहती हूँ कि पूरा ही स्पेस आपको अच्छा लग रहा है या फिर यहाँ भी सिलेक्टिव होने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पर 4 व्हीलर कंपनीज भी है, 2 व्हीलर स्टॉक्स भी हैं, M&M एस्कॉर्ट जैसे स्टॉक्स भी हैं जो पूरी तरह से रूरल इकोनॉमी से लिंक्ड हैं। तो एग्जैक्टली भी स्ट्रेटेजी होनी क्या चाहिए? कौन सी वो प्रिसाइज पॉकेट है, एक सब पॉकेट है पूरे ऑटो सेक्टर में जो कि आपको अच्छी लग रही है? हमारा आउटलुक मारुति पे और टाटा मोटर्स पे ज़्यादातर ऑप्टिमिस्टिक है, पॉजिटिव है। इसके अलावा जो है आई थिंक 2 व्हीलर कंपनीज ऑल्सो हैव डन एक्सीडिंगली वेल और वहाँ पर हीरो मोटोकॉर्प के नंबर से हम काफ़ी इम्प्रेस्ड रहे हैं। आई थिंक द स्कूटर विच दे हैव लॉन्च हैव डन एक्सीडिंगली वेल और वहाँ पर भी कैपेसिटी एडिशन की वजह से और शायद एक्सपोर्ट की वजह से आई थिंक दे विल बी एबल टू सस्टेन ग्रोथ गोइंग फॉरवर्ड। सो ब्रॉडली दीज आर द कंपनीज वी आर पॉजिटिव ऑन। पर अगर आप बाकी अन्य ऑटो कंपनीज में निवेश है जैसे कि महिंद्रा है या अशोक लीलैंड है या फिर बजाज ऑटो, TVS मोटर, आई कैन दे आर नॉट डेफिनेटली नॉट अ सेल एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। इन्वेस्टर्स कैन कंटिन्यू रिमेन इन्वेस्टेड इन दीज कंपनीज। आई थिंक प्रॉस्पेक्ट्स ऑफ ऑल ऑटो कंपनीज इज लुकिंग एक्सीडिंगली गुड और अगर मानसून अच्छे आते हैं, इंटरेस्ट रेट थोड़ी भी और घट जाती है, दे विल सी देम सस्टेनिंग और इवन इम्प्रूविंग। जो वॉल्यूम देखी हमने, दे मे बी एबल टू इवन इम्प्रूव ऑन द वॉल्यूम ग्रोथ विच वी हैव सीन ओवर द पास्ट फ्यू मंथ्स। इस बीच आप देखिए निफ्टी करीब 33 अंक के ऊपर 7848 जो स्ट्रॉन्ग कंट्रीब्यूशन है, जैसे कि मैंने कुछ देर पहले कहा था कि प्राइवेट बैंकिंग स्पेस से स्ट्रॉन्ग कंट्रीब्यूशन आ रहा है। पुल बैक वाले कैंडिडेट्स में डॉक्टर रेड्डीज 98 रुपये ऊपर। दूसरा स्टॉक है ये बॉश, इसको छोड़ देता हूँ। लेट्स टेक डॉक्टर रेड्डीज। पूरा फार्मा दिखाइए, अच्छी स्ट्रेंथ बाजार की रंगत लौटाने में या फिर एटलीस्ट कोई ऐसा स्पेस जो कि आज सेक्टोरियल बेसिस पे, क्षेत्रीय आधार पे बहुत स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस दे रहा है, वो है डॉक्टर रेड्डीज। पूरा फार्मा दिखाइए एग्जैक्टली। ल्यूपिन, सन फार्मा और विंडो फार्मा एटलीस्ट हायर निशान में ये स्टॉक्स ट्रेड कर रहे हैं। आगे बढ़िए, थोड़ा सा और कुछ स्टॉक्स को देख लेते हैं। उसमें ग्लेनमार्क 4 रुपये ऊपर है। हाँ, दिवीज, कोपरा, नाइपका अगर आप देखें कुछ स्टॉक्स नीचे हैं। एग्जैक्टली अगर आप दीपन जी आप फार्मा स्पेस को देखिए, बाजार शायद इसको बहुत अच्छी नज़रों से नहीं दिख रहा है। जो पिछले 3 महीने 4 महीने में इंसिडेंट्स हुए, आई थिंक एज ए इन्वेस्टर शायद कॉन्फिडेंस शेक हो गया है। लेकिन सर आपके रडार पे क्या है? ये स्पेस है क्या आपके रडार पे, या फिर लार्ज कैप में, मिड कैप में कुछ स्टॉक्स जिनको आप वाकई चेस करना चाहते हो? वीडियो का बोल रहे हैं ना। देखिए, फार्मा में थोड़ा इन्वेस्टर को सिलेक्टिव भी रहना चाहिए और एक बास्केट अप्रोच करनी चाहिए वेयर दे कैन बाय 4 or 5 स्टॉक्स एंड मेक अ बास्केट ऑफ फार्मास्यूटिकल होल्डिंग्स। क्योंकि इसमें क्या है कि रिस्क बहुत ज़्यादा है और कभी भी US FDA की एक्शन की वजह से स्टॉक्स 25-30% और सो वी हैव टू बी अ बिट केयरफुल ओवर हियर। पर जो अंडरलाइंग फंडामेंटल्स है, द बेसिक डायनामिक्स ऑफ द इंडस्ट्री बहुत ही अच्छे हैं। They're able to grow the exports, gain market share in US generics market, or even after the correction which we have seen in the US generics market, the margins remain very healthy for the pharma companies. So we have to be a bit selective over here and look for the companies which are outperforming, where there is no US FDA problem and जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा फाइलिंग्स है as far as US generics is concerned। जी अनुज, 2 स्टॉक्स, एक तो निफ्टी गेनर्स को अगर देखें तो डॉक्टर रेड्डीज डेफिनेटली रहेगा, जिस पर मैं आपका कमेंट लेना चाहूंगी। सुबह से इसने अपनी स्ट्रेंथ को होल्ड रखा है, पर चाहे मार्केट कैसे भी वॉलेटाइल बिहेव कर रहे हो। और दूसरा लूजर्स में बैंक ऑफ बड़ौदा, मर्जर लेवल्स और कितना स्लिप होता हुआ आपको दिख रहा है अगर टेक्निकली देखें? देखिए, बैंक ऑफ बड़ौदा का जिस तरीके का मूव है उसमें उसने 200 दिन के मूविंग एवरेज पर काफ़ी रेजिस्टेंस फेस किया और काफ़ी अच्छी आज सेल ऑफ देख रहे हैं। उसमें तकरीबन 148, 147 के जो सपोर्ट्स थे वो भी ब्रीच हो गए। इनफैक्ट गैप डाउन ओपनिंग ही उन लेवल्स के आसपास थी और उसके बाद थोड़ा सा बिकवाली का दबाव देखने को मिला है। स्ट्रक्चरली कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि जितने भी PSU बैंक्स हैं उनका स्ट्रक्चर काफ़ी ज़्यादा वीक है। उनमें कोई बहुत बड़ी तेज़ी की संभावना अभी चार्टिकली नहीं दिखाई देती है।
लेकिन अगर उसी तरीके से बेट लेने की बैंकिंग सेक्टर पर सोचे तो कहीं ना कहीं मैं देखना चाहूँगा और बोलना चाहूँगा कि जितने भी अपने प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं उनके अंदर मूव काफ़ी अच्छे हैं। स्ट्रेटजी दो तरीके से हो सकती है कि एक बहुत लोअर लेवल्स पर बैंक हैं PSU जिन्हें एक्यूमुलेट किया जा सकता है, या फिर जो ब्रेकआउट दे चुके हैं उन सेक्टर्स में अपने उन स्टॉक्स में अपनी पोजीशन बनाई जाए। तो कहीं ना कहीं पूरा बैंकिंग क्षेत्र दो चीज़ों में बढ़ गया है, PSU और प्राइवेट बैंकिंग, जिनमें स्ट्रेंथ कहीं ना कहीं प्राइवेट बैंकिंग सेक्टर के साथ दिखाई देती है। और मैं इन्वेस्टमेंट के रुझान से इसी सेक्टर को इस वक्त प्रेफर करना चाहूँगा। इस बीच मैं एक दो स्टॉक्स और आई थिंक जिस पर फोकस करना चाहता हूँ, जो कि इस वक्त टेक्निकली बहुत साउंड लग रहा है, निफ्टी से कोरिलेट करके बिल्कुल नहीं देखूँगा। आई मीन कि निफ्टी में पुल बैक है तो चलो भैया इस पर बात कर लेते हैं ना। एक स्टॉक देखिए आप, अल्काको लॉजिस्टिक्स, हालांकि वॉल्यूम्स कम है इस स्टॉक में, लेकिन ये एक क्रिटिकल लेवल पे बैठा है। याद रखिए बीते 1.5-2 साल में हमेशा इस लेवल से 140-142 से पुल बैक देता है। आगे बढ़ते हैं, मैं एक दो स्टॉक्स आपके स्क्रीन में रहा हूँ। अल्काको लॉजिस्टिक्स हो गया, उसके बाद देखिए एशियन पेंट्स आज डेरिवेटिव्स में तीसरे चौथे पायदान का सबसे एक्टिव काउंटर इन टर्म्स ऑफ OI गेनर, ओपन इंटरेस्ट खींचने वाला। आज थोड़ा सा अपोलो हॉस्पिटल भी सरप्राइज कर रहा है। आई मीन इसका बिहेवियर थोड़ा सा अगर आप देखें, बहुत दिनों बाद ये स्टॉक एक्टिव है 1343 पर। चार्टिकली ना बहुत कुछ खास नहीं कर रहा है, चार्टिकली बहुत नहीं कर रहा है कुछ। फिर मैं देखूं तो बॉश स्किप करते हैं, बहुत भारी स्टॉक है। उसके बाद कॉक्स एंड किंग्स, लिविड, डेन नेटवर्क्स छोड़ते हैं, डॉक्टर रेड्डीज बात कर चुके हैं, EID पैरी अच्छे वॉल्यूम्स नहीं है। आगे बढ़ते हैं, कोई ट्रेड आइडेंटिफाई करने, लेट्स टेक गति आज करीब 117.90 पे। आपकी राय अनुज, गति आपको याद होगा आज से करीब 20-22 रोज पहले 126 का हाई लगा के आया था, निकलने की कोशिश करी थी इस चैनल से, लेकिन सक्सीड नहीं हो पाया था, फिर नीचे आया, फिर बेस बना के ऊपर निकल रहा है। कोई ट्रेड, कोई तेजी का सौदा खेलने की पॉसिबिलिटी नजर आ रही है आपको? देखिए वीरेन जी, एक शॉर्ट टर्म का ट्रेड ज़रूर से नज़र आता है। आज हम कभी को 117-118 के ऊपर की क्लोजिंग मिलती है तो वो ज़रूर से एक शॉर्ट टर्म के लिए अच्छा साइन होगा, जिसमें आपने जो प्रीवियस रेजिस्टेंसेस बताए 127 के, वहाँ तक का ये मूव एक्सटेंड होता हुआ दिखता है। लेकिन अभी भी अगर मीडियम टर्म या इन्वेस्टमेंट के हिसाब से देखेंगे तो अभी भी इसको 130 के जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंसेज हैं उसको क्रॉस करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब तक वो नहीं जाते तब तक किसी मीडियम टर्म अपमूव के लिए बोलना मुश्किल है। लेकिन शॉर्ट टर्म में एक ज़रूर से लॉन्ग ट्रेड इनिशिएट किया जा सकता है, और इस वक्त जो भी स्टॉप लॉसेस रहेंगे वो 114 के रहेंगे। अपसाइड में जैसे मैंने कहा 125 से 127 की रेंज काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, और उसी को एज अ शॉर्ट टर्म टारगेट लेके ये ट्रेड ले सकते हैं। जी, कुछ और स्टॉक्स जो जोरदार मजबूती दिखा रहे हैं उनमें आप देखिए कावेरी सीड को 5.5% के उछाल के साथ दिन के उच्चतम स्तरों पर यह स्टॉक है। इंडिया बुल्स रियल एस्टेट, जब इसमें थोड़ा सा डिप आया तब तक इसमें वापस खरीदारी इमर्ज होती है। आज वो रिफ्लेक्शन फिर से दिखा है, अगेन 5.5% के मूव के बाद डे हाई पर ट्रेड करा। तीसरा स्टॉक है अदानी एंटरप्राइजेस का, जहां पर अगेन उछाल है, 3.5% का इजाफा 76 के लेवल्स पर ट्रेड कर रहा है। अनुज, इन तीनों स्टॉक्स में से कोई लॉन्ग ट्रेड पर्सपेक्टिव से आपको कंफर्ट दे रहा है या फिर प्रॉफिट्स बुक करने चाहिए ट्रेडर्स को? आपने जिन तीन स्टॉक्स की बात की उनमें एक IB रियल एस्टेट के अंदर ज़रूर से एक अच्छा मूव अनफोल्ड होता हुआ दिखता है। उसने अपने रेजिस्टेंसेस 77, 78 को वीकली और मंथली चार्ट पर भी क्रॉस कर लिया है, और इस तरीके से लगता है कि यहाँ पर एक अच्छे वॉल्यूम के साथ जो ब्रेकआउट मिले हैं ये इस अपमूव को और भी ज़्यादा एक्सटेंड करेंगे। तकरीबन अपसाइड के लेवल्स की हम बात करें तो मीडियम टर्म के लिए जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंसेस बनते हैं वो 107, 110 की रेंज के बनते हैं, लेकिन उससे पहले एक ज़रूर से इनिशियल रेजिस्टेंस इन्हीं लेवल्स के आसपास 87, 85 की रेंज में दिखता है। मेरे ख्याल से ये ब्रेकआउट सस्टेन ब्रेकआउट अगर मिलते हैं तो एक अपमूव शार्प अपवर्ड मूवमेंट देखने को मिलेगा तकरीबन 107, 108 तक। तो चार्टिकली मैं ज़रूर से कहना चाहूँगा कि IB रियल एस्टेट के अंदर ज़रूर से स्ट्रेंथ है। 76 के स्टॉप लॉसेस के साथ अभी भी ट्रेड इनिशिएट किया जा सकता है। अपसाइड में 85, 86 के ब्रेकआउट के बाद 107, 110 की जो रेंज है वही टारगेट रहेगा। इस बीच आप देखिए कंसिडर करने लायक तो ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव्स, अगर आप एक बहुत एग्रेसिव ट्रेडर हैं, मैं फिर बताऊंगा कि एग्रेसिव ट्रेडर, तो एक आप मुथूट फाइनेंस को देखिए 220-50 पर। ये आई थिंक बीते 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8-9 सेशन से इतना एक्टिव है, और सुपर एक्टिव है ये करीब 1 महीने से। ऑलमोस्ट मिड अप्रैल में ये हरकत शुरू हुई थी जब ये काउंटर 180 के ऊपर निकला था। अब आप देख लीजिए 1 महीने में 40 रुपए का मूव, शानदार मूव। लेकिन अभी कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई है। अनुज, जरा आप देखिए इसे मंथली चार्ट्स पे, वीकली चार्ट्स पे, ऐसा लग रहा है कि आई थिंक वो पोटेंशियल, वो दमखम इकट्ठा कर रहा है ये स्टॉक, जब आपको कंप्लीटली सरप्राइज कर देगा। कोई एग्रेसिव ट्रेडर विद थिन वॉल्यूम्स लेना चाहेंगे यहाँ पर आप? कोई एग्रेसिव ट्रेड?
आपने सही कहा कि वॉल्यूम्स थोड़े से थिन हैं, लेकिन जब भी अपवर्ड मूव देखने को मिला है स्टॉक के अंदर तो अच्छे वॉल्यूम्स के साथ देखने को मिला है। जिस तरीके से अभी वो 210 212 की रेंज के ऊपर सस्टेन कर रहा है, उसमें एक अपवर्ड मोमेंटम देखने को मिलता है जो लगभग 240 237 240 तक की रेंज के लिए एक्सटेंड हो सकता है। लेकिन वीरेन जी, अभी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस स्टॉक के लिए 240 के लेवल को निगोशिएट करना। अगर वो ब्रेकआउट मिलते हैं तो आपने बिल्कुल सही कहा कि एक बड़ा लंबे अवधि का एक मोमेंटम देखने को मिल सकता है, जिसमें खाली 10-15% की अपसाइड नहीं, एक अच्छी अपसाइड देखने को मिल सकती है। मैं अभी भी टेक्निकली 240 के ब्रेकआउट की वेट करना चाहूंगा। हालांकि एक शॉर्ट टर्म ट्रेड के लिए एक ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं जहां पर आप इस वक्त 209 से नीचे के स्टॉप लॉसेज रखेंगे, क्योंकि वही ब्रेकआउट लेवल थे। अपसाइड में आप जो टारगेट रखेंगे वो तकरीबन 240-247 की रेंज होगी। जी, इनफैक्ट मुथूट फाइनेंस की बात हुई तो एनबीएफसी स्पेस एक आप देखिए एसकेएस माइक्रो को 625 के लेवल्स पर ट्रेड कर रहा है। अच्छी मजबूती के साथ ये स्टॉक अभी कामकाज कर रहा है। आप देखिए एक बजाज फाइनेंस को अगेन एनबीएफसी स्पेस से ही यहाँ भी मजबूती बनी हुई है, 1% से ज्यादा के गेंस के साथ ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो ये कुछ स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर्स हैं एनबीएफसी स्पेस से, जिन्होंने अर्निंग्स के लिहाज से भी और प्राइस अप्रिसिएशन के लिहाज से भी अच्छे रिटर्न्स अपने इन्वेस्टर्स को डिलीवर किए हैं। एसकेएस माइक्रो पर अनुज आप कमेंट्स क्या होंगे? 625 के लेवल्स पर यहाँ पर मुनाफा समेट लेना चाहिए ट्रेडर्स को या फिर यहाँ से और अपसाइड दिखा सकता है ये शेयर? नहीं, मुझे लगता है कि यहाँ से अभी और भी अपसाइड देखने को मिल सकती है, क्योंकि पहले मूव में हमने देखा था तकरीबन 630 तक के हाई बने थे माफ़ कीजिएगा। उसके बाद एक वीकनेस देखने को मिली जिसमें 580 के सपोर्ट्स अच्छे सस्टेन हुए और फिर से ये पिछले 4-5 दिनों से एक तेज़ी का माहौल देखने को मिला है, वॉल्यूम्स का सपोर्ट मिल रहा है। मेरे ख्याल से अभी भी जो ट्रेडर्स हैं वो पोजीशन अभी भी होल्ड कर सकते हैं। जब भी हमें 630 के ऊपर के ब्रेकआउट मिलेंगे तो एक अपवर्ड मोमेंटम देखने को मिलेगा। और इनफैक्ट अगर मैं मंथली चार्ट पर देखता हूँ तो अगर हम एक 617 620 के ब्रेकआउट सस्टेन करते हैं मंथली चार्ट पर, तो मेरे ख्याल से आराम से 760 780 तक के अपवर्ड मूव देखने को मिल सकते हैं। तो ट्रेडर को मैं अभी भी रुकने की सलाह देना चाहूंगा। अगर वो एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहते हैं तो इस वक्त 590 से नीचे के स्टॉप लॉसेस मेंटेन करें। जी, तो 590 के स्टॉप लॉस के साथ अपनी पोजीशन मेंटेन कीजिए आप एसकेएस माइक्रो में। लेकिन इसके अलावा आज के सत्र में जो शुगर स्टॉक्स हैं वहां भी हमने एक सिलेक्टिव बाइंग आज के सत्र में आते हुए देखी है। अपर गैंग्स शुगर जैसे शेयर्स अभी भी मजबूती के साथ ही ट्रेड कर रहे हैं, 7-8% की मजबूती लेकर ये स्टॉक कामकाज कर रहा है। कुछ और परफॉर्मेंस को देखें अगर मिड कैप स्मॉल कैप पॉकेट से, तो आप एक देखिए टीम लीज हाल ही की लिस्टिंग, लेकिन आज 11% ऊपर 966 के लेवल्स पर ये शेयर ट्रेड कर रहा है। ट्री हाउस एजुकेशन यहाँ भी 9% का उछाल है। और आप देखिए एक जी लर्न को, अभी एसएल समूह की कंपनी है जिसके माध्यम से व्यूअर्स चैनल देख रहे हैं, स्ट्रॉन्ग अर्निंग्स और अर्निंग्स के बाद एक स्ट्रॉन्ग बाइंग शेयर में रिफ्लेक्ट हुई, 32 के लेवल्स पर अभी ट्रेड करा है 16% के इजाफे के साथ। अनुज, जी लर्न पर कुछ कमेंट करना चाहेंगे? आज अब की तेजी के बाद क्या करना चाहिए? आज बहुत अच्छा मूव वॉल्यूम्स के साथ देखने को मिला है। इस शेयर ने अपने 200 दिन के मूविंग एवरेज को जो तकरीबन 34 रुपये 50 पैसे के आसपास था उसे फरवरी में ब्रेक किया था और उसके बाद एक सस्टेन डाउनवर्ड मोमेंटम देखने को मिला जिसमें तकरीबन 27 रुपये के सपोर्ट तक ये शेयर गिरा था। लेकिन अभी भी अगर टेक्निकली देखा जाए तो ये जो लेवल्स हैं जहां आज हाइज बने हैं वो तकरीबन 33-50 के आसपास के होते हैं, वो ही काफ़ी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बनते हैं शॉर्ट टर्म के लिए, क्योंकि वो 200 दिन का मूविंग एवरेज भी है। एक दिन के अंदर ही काफ़ी अपवर्ड मूवमेंट देखने को मिला है। मेरे ख्याल से यहाँ पर एक साइडवेज मूव देखने को मिलेगा और नेक्स्ट अपवर्ड जर्नी चालू होगी जब ये शेयर 34-50 के लेवल को निगोशिएट कर जाएगा। तब अगर आप देखेंगे तो तकरीबन 42 रुपये तक की अपसाइड देखने को मिल सकती है। टेक्निकली मैं थोड़ा वेट करना चाहूँगा, किसी वीकनेस में इसमें लॉन्ग करने की सलाह दूंगा। किसी भी पोजीशन के लिए इस वक्त 30 रुपये से नीचे के स्टॉप लॉसेज मेंटेन करें। अपसाइड के जो टारगेट बनते हैं इनिशियली ब्रेकआउट लेवल हैं 35-50 के, उनके निगोशिएट होने के बाद जो दूसरे अपसाइड के टारगेट बनते हैं वो तकरीबन 42-44 की रेंज। जी, चलिए इसके अलावा भी हम शुगर स्टॉक्स की बात कर रहे थे। आज सेलेक्टिव शुगर स्टॉक्स में जोरदार बाइंग एमर्ज हुई है, लेकिन सरकार का जो रवैया है चीनी कंपनियों की ओर वो थोड़ा सख्त जरूर हुआ है, स्पेशली किसानों के बकाया को लेकर। और इसी कड़ी में केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री संजीव बालियान ने किसानों को बकाया ना चुकाने वाली चीनी मिलों पर कड़ी कार्रवाई करने के संकेत दिए हैं। उन्होंने एक खास बातचीत की जी मीडिया संवाददाता के साथ, जिसमें उन्होंने कहा कि मवाना शुगर्स, मोदी शुगर, सिंभावली शुगर, ये जो चीनी मिले हैं अगर ये
किसानों का इन्होंने बिल्कुल भी बकाया जो है वो अब तक नहीं चुकाया है, बल्कि बजाज ग्रुप ने सिर्फ 30 से 35% जो भुगतान है वो किसानों का किया है। और साथ उन्होंने ये भी कहा कि ये चीनी मिलें जानबूझकर किसानों का गन्ना का जो बकाया है वो नहीं चुका रही हैं। एग्जैक्टली उन्होंने कहा क्या है, एक बार वो सुन लेते हैं, उसके बाद इन स्टॉक्स पर भी चर्चा करेंगे। हमारे साथ तो एक कृषि राज्य मंत्री संजीव बालियान है। संजीव बालियान जी, सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कौन कौन सी शुगर मिल है जिन्होंने इस साल की कोई भी पेमेंट नहीं करी है किसानों को? देखिए, इनमें सबसे ऊपर है ममाना ग्रुप, जिसकी 3 शुगर मिल हैं, तितावी, नंगलामल और ममाना। दूसरे नंबर पर आता है मोदी, मलकपुर और मोदी शुगर मिल। उसके अलावा सिम्बावली ग्रुप है, राणा ग्रुप है जो बिलारी में शुगर मिल है, कोई पेमेंट नहीं किया। बजाज ग्रुप ने भी अभी तक मात्र 30-35% पेमेंट किया, जिसकी करीब 14-15 शुगर मिल्स हैं। ये आप कह सकते हैं विलफुल डिफ़ॉल्टर हैं। ये लोग पेमेंट करना नहीं चाहते और दुर्भाग्य से अभी तक कोई कानूनी कार्रवाई इनके खिलाफ नहीं हुई है। सर, इस बार 34 रुपये किलो के आसपास जो है चीनी मिल रही है, फिर भी क्या वजह है कि ये पेमेंट नहीं करना चाह रहे हैं? ये विलफुल डिफ़ॉल्टर हैं। प्रदेश सरकार कार्रवाई नहीं करे, मुकदमे दर्ज हैं। अगर एक किसान के पास 1 लाख रुपए अगर वो ना दे पाए तो उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। और दुर्भाग्य की बात है कि कई 100 करोड़ रुपए बकाया होने के बावजूद शुगर मिल मालिकों को अब तक गिरफ्तार नहीं किया गया। सर, आपकी तरफ से कोई कार्रवाई देख सकते हैं? सर, राज्य सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि राज्य सरकार इसको देखेंगे। देखिए, मैं जिस क्षेत्र से आता हूँ, अगर मेरे हाथ में ताकत होती तो सब मिल मालिक ये कम से कम जो डिफ़ॉल्टर हैं अब तक जेल में होते और जब तक ये पेमेंट ना करते ये बाहर ना आ पाते। ये राज्य सरकार का काम है, कानून व्यवस्था, ये संजीव बालियान के हाथ में नहीं है। ये पेमेंट चूँकि किसान जो अपना गन्ना है वो राज्य सरकार को देते हैं और राज्य सरकार शुगर मिल को देती है सोसाइटीज़ के माध्यम से, इसलिए जिम्मेवारी राज्य सरकार की है। वो अधिग्रहण कर सकती है। राज्य सरकार का पावर है कि इन शुगर मिल का जो डिफ़ॉल्टर है उनका अधिग्रहण करके किसान को पेमेंट करें। किसान को उसकी पेमेंट चाहिए। चलिए, तो आपने अगर आप देखें इनफैक्ट कुछ टफ वर्ड्स सुने मिस्टर बालियान की तरफ से। उन्होंने कहा कि जो पेंडिंग है अमाउंट, अगर आप देखें जो ड्यूज़ है उनको जल्द से जल्द क्लियर करने पड़ेंगे। दीपन मेहता हमारे साथ हैं और साथ ही साथ आशीष कोकरेजा भी हमारे साथ है। आशीष, गुड आफ्टरनून कार्यक्रम में स्वागत है। आशीष, एग्जैक्टली पिछले 4-5 सेशंस में आप लोगों ने निफ्टी पर क्या व्यू रखा है, बैंक निफ्टी पर क्या व्यू रखा है, और आप लोग की अप्रोच क्या है? कंस्ट्रक्टिव है कि आप बाय और डिप्स कर रहे हैं, और एक्यूमुलेट क्या कर रहे हैं आप इस वक्त? आशीष आशीष सुन पा रहे हैं आप मेरे को? वीरेंद्र, कैन यू रिपीट द क्वेश्चन? एग्जैक्टली आप लोग क्या अप्रोच लेके चल रहे हैं आशीष इस वक्त मार्केट्स? अभी संपर्क आशीष मेरे को सुन पा रहे हैं आप? चलिए आशीष से कमेंट लेंगे। दीपन मेहता एक बार फिर से हमारे साथ मौजूद हैं। दीपन, अभी शुगर सेक्टर पर आपका व्यू क्या है? क्योंकि शुगर हुआ या फिर कुछ एक एग्री स्टॉक्स हुए, यहाँ पर हमने काफ़ी उड़ान इन शेयरों में हमने बनते हुए देखी है, लेकिन एक सवाल ज़रूर अभी इन्वेस्टर्स को परेशान कर रहा है कि क्या ये तेज़ी यहाँ आकर थम सकती है? मुनाफा समेट के इन शेयरों से बाहर आ जाना चाहिए, या फिर आपको लगता है कि अभी भी गुड न्यूज़ आनी बाकी है एग्री स्टॉक्स के लिए, शुगर स्टॉक्स के लिए गोइंग फॉरवर्ड, और होल्ड करने चाहिए ये शेयर्स? देखिए, एग्री स्टॉक्स पे हमारा व्यू पॉजिटिव है, क्योंकि अगर मानसून अच्छे आते हैं तो आई थिंक दे विल सी वेरी गुड डिमांड। जैसे कि सीड कंपनीज है, एग्रोकेमिकल कंपनीज है, पेस्टिसाइड कंपनीज है, आई थिंक दे विल डू, इवन फर्टिलाइजर्स विल डू एक्सीडिंगली वेल इफ मानसून्स आर गुड फॉर द कंट्री। शुगर में क्या है कि एक मोमेंटम बैठ चुका है, एंड बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन शुगर प्राइसेस वी आर सीइंग शुगर स्टॉक्स ऑल्सो डूइंग वेरी वेल, और ये साइकिल में चलते हैं। आई थिंक दे हैव हैड अ फ्यू बैड ईयर्स एंड नाउ मे बी नेक्स्ट फ्यू ईयर्स मे बी गुड, पर ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए नहीं है शुगर कंपनीज, क्योंकि उनकी जो ट्रैक रिकॉर्ड है, उनकी जो यू नो द काइंड ऑफ ग्रोथ विच दे हैव हैड इन द पास्ट फ्यू ईयर्स काफ़ी डिसअपॉइंटिंग रह चुका है। तो आई थिंक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को, सीरियस इन्वेस्टर्स को इनको बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। हाँ, ट्रेडर्स इनको ज़रूर ट्रेड कर सकते हैं फ्रॉम शॉर्ट टू मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव, क्योंकि मोमेंटम अच्छा है और शुगर प्राइसेस और भी बढ़ सकते हैं, वॉल्यूम भी बढ़ सकता है। तो ये तिमाही के नतीजे अच्छे आ रहे हैं शुगर कंपनीज़ के, और अगले तिमाही या साल भर के नतीजे अच्छे आ सकते हैं। लेकिन देन अगेन द साइकिल में चेंज, एंड अगेन यू नो यू विल सी शुगर स्टॉक्स डूइंग बैडली, सो इट इज़ मोर फॉर ट्रेडिंग एंड नॉट फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पसेस। लेकिन दीपन जी, अभी आप देखिए पिछले 1-2 दिन में एक और चीज़ हुई है कि आईटी काउंटर्स में, लार्ज कैप आईटी में थोड़ी एक्टिविटी बढ़ी है। टीसीएस 6 महीने के हाइस पर आ चुका है, आज टेक महिंद्रा अच्छा कर रहा है, इन्फोसिस एक बार फिर से अपने करियर के हाइस के बेहद नज़दीक है।
आपका कुछ सर इंटरेस्ट बना है? हालांकि पोस्ट नंबर्स तो बाजार बहुत खुश नहीं था, स्पेशली द काइंड ऑफ टॉप लाइन एंड द प्रॉपर्टी ऑफ द टॉप लाइन जिस प्रकार की थी, बाजार बहुत उत्साहित नहीं था। बट समहाउ इन स्टॉक्स में इंटरेस्ट है आपका कुछ इस वक्त? जी हाँ, बिल्कुल। आई थिंक IT स्टॉक्स आर वेरी लार्ज वेटेज इन सेंसेक्स निफ्टी, और निवेशकों को इसमें ज़रूर थोड़ा एक्सपोजर लेना चाहिए, लेकिन इसमें एक सिलेक्टिव स्ट्रैटेजी चूज़ करनी चाहिए आपको। जिन जिन कंपनियां इंडस्ट्री ग्रोथ रेट से ज़्यादा ग्रो कर रही है उनमें निवेश करना चाहिए, और द कंपनीज विच आर एबल टू मूव अप द वैल्यू चेन, टेक ऑन मोर एंड मोर रेवेन्यू फ्रॉम डिजिटाइजेशन, विच आर गोइंग इन फॉर ऑटोमेशन, विच आर गोइंग इन फॉर इम्प्रूविंग द प्रोडक्टिविटी, दे शुड सर्टनली बी प्रेफर्ड। तो इसमें आपको सिलेक्टिव अप्रोच लेना पड़ेगा। लार्ज कैप में भी और स्मॉल कैप, मिड कैप IT में भी एक सिलेक्टिव अप्रोच लेकर निवेश करेंगे तो आई थिंक देयर इज अ गुड चांस दैट यू कैन गेट स्टॉक्स विच कैन डिलीवर 15 to 20% टाइप ऑफ रिटर्न ओवर द नेक्स्ट 2 to 3 years or so. जी दीपन जी, अभी कुछ देर पहले हम NBFCs की बात कर रहे थे। SKS माइक्रो जैसे स्टॉक्स पर आप काफी समय से बुलिश रहे भी हैं और इस स्टॉक ने रिटर्न्स भी डिलीवर किए हैं, लेकिन अभी भी पॉजिटिव लिस्ट में ही आपने SKS माइक्रो को प्लेस किया है? यहाँ से और स्टीम आपको नजर आ रही है? और हाल ही में जो कुछ और भी अर्निंग्स आई हैं पूरी NBFC स्पेस से, फिर चाहे वो हाउसिंग फाइनेंस हो या फिर माइक्रो फाइनेंस हो, स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स हमारे सामने आए हैं। तो NBFC पॉकेट से ही SKS माइक्रो पर अभी करंट व्यू आपका क्या है, और क्या कुछ और स्टॉक्स आपने अपने पॉजिटिव कवरेज में ऐड किए हैं? यूजुअल डिस्क्लोजर कि SKS माइक्रो में हमारा और हमारे इन्वेस्टर का भी निवेश है। आई थिंक वी आर वेरी इम्प्रेस्ड विद द नंबर्स विच आर कम थ्रू फ्रॉम SKS माइक्रो। इट इज़ द फास्टेस्ट ग्रोइंग माइक्रो फाइनेंस और फाइनेंस कंपनी इन इंडिया, एंड सर्टनली आई थिंक दैट इट हैज़ अ लॉन्ग वे टू गो। जो अपॉर्चुनिटी है SKS माइक्रो और अन्य माइक्रो फाइनेंस कंपनीज के लिए वो बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है, एंड द रेगुलेटरी फ्रेमवर्क जो है और जो सेटअप है, अगर मानसून अच्छे आती है दैट ऑल्सो विल बेनिफिट माइक्रो फाइनेंस कंपनीज। कुछ ऐसे RBI के रिलैक्सेशन भी है जिसकी वजह से माइक्रो फाइनेंस कंपनीज को फ़ायदा हो रहा है। तो आई एम वेरी वेरी पॉजिटिव ऑन एंटायर माइक्रो फाइनेंस सेक्टर, SKS माइक्रो इन स्पेसिफिक। इसके अलावा आपने भी जिक्र किया था, आई थिंक द गोल्ड लोन कंपनीज आर डूइंग वेरी वेल, जैसे कि आज मुथूट ऊपर है, मनप्पुरम ऑल्सो हैज बीन डूइंग वेरी वेल। आई थिंक इफ गोल्ड ओवरऑल अगर गोल्ड के दाम बढ़ते हैं देन गोल्ड लोन कंपनीज ऑल्सो विल बेनिफिट सिग्निफिकेंटली। वहाँ पर भी काफ़ी स्ट्रैटेजाइज किया है इन कंपनियों ने। दे हैव रिड्यूस द रिस्क एज फार एज लेंडिंग इज कंसर्न, दे हैव रिड्यूस द टेन्योर ऑफ द लोन विच ऑल्सो इज़ वेरी पॉजिटिव फॉर द सेक्टर। इन अ वे ये भी एक माइक्रो फाइनेंस टाइप ऑफ ही प्रोडक्ट है। आई थिंक दैट ऑल्सो शुड डू वेरी वेल गोइंग फॉरवर्ड। अपार्ट फ्रॉम दैट वी आर लुकिंग फॉरवर्ड वेरी ईगरली टू द रिजल्ट्स ऑफ बजाज फाइनेंस। ये कंज्यूमर फाइनेंस कंपनी रही है, एंड इट हैज़ बीन शोइंग स्पेक्टेकुलर परफॉर्मेंस गोइंग फॉरवर्ड. So that's another company that we are very positive on. Again, usual disclosure that we and our clients are invested in Bajaj Finance. चलिए दीपन जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए। कोई डिस्क्लोजर देना चाहेंगे आप यहाँ पर? देखिए, कई कंपनियों के बारे में हमने डिस्कस किया है, और हमारा व्यू अगर पॉजिटिव है तो वी मे बी इन्वेस्टिंग और वी मे बी इन्वेस्टेड इन देम, एंड इफ आवर व्यू इज नेगेटिव देन वी आर नॉट इन्वेस्टेड इन दोस कंपनीज. चलिए, शुक्रिया दीपन जी समय देने के लिए जी बिजनेस को और सभी स्टॉक्स पर अपने कमेंट्स रखने के लिए. मार्केट्स रिकवर हुए और निफ्टी 55 अंक ऊपर आ चुका है 7869 के लेवल्स पर. एक स्टॉक आप देखिए हेवल्स, 2-2.5 महीने की कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के बाद आज थोड़ा सी प्रॉफिट बुकिंग स्टॉक में देखी जा रही है, और अब दिन के निचले स्तरों पर यह स्टॉक ट्रेड कर रहा है 0.5% कमजोरी के साथ. आशीष कुकरेजा भी मौजूद है हमारे साथ. आशीष, गुड आफ्टरनून. हेवल्स पर अभी आपकी रणनीति क्या है? 2-2.5 महीने में एक वन वे रैली स्टॉक ने लिए 275 के लेवल से 350 के लेवल्स तक आ चुका है. क्वार्टर 4 नंबर्स भी काफी स्ट्रांग रहे हैं, लेकिन हाल ही में जो रिपोर्ट्स आई हैं पोस्ट अर्निंग्स, उनके मुताबिक जो वैल्यूएशंस है वो काफी स्ट्रेच्ड लग रही हैं, और इस वजह से शायद एक कंसोलिडेशन और थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग स्टॉक में हावी हो अगले कुछ मंथ्स में. आपका व्यू क्या है? आप यहां पर मुनाफा समेटने की सलाह देंगे या फिर होल्ड रखने की सलाह देंगे हेवल्स पर? देखिए, इस समय थोड़ा सा मुनाफा तो जरूर आपको ले लेना चाहिए, जैसे कि आपने बहुत अच्छे से समअप किया कि 3-4 ट्रिगर्स की वजह से स्टॉक में एक अच्छा मोमेंटम था, MSCI इंडेक्स में गया, और आई थिंक जिस तरीके से हमने अभी क्रॉम्पटन के कंज्यूमर बिजनेस की लिस्टिंग को होते हुए देखा, तो कहीं ना कहीं वैल्यूएशंस इस सेक्टर की जो है वो एक सेट हो रही हैं, बिकॉज दे आर वेरी लिमिटेड एंड गुड प्लेयर्स इन द स्पेस, सो टू स्पीक. सो दैट वे आई थिंक येस, थोड़ा सा यहाँ पर अब प्रॉफिट टेकिंग आनी चाहिए. अगर आपको व्यू लेना है, आई एम नॉट श्योर क्रॉम्पटन इस समय मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, क्योंकि सुबह तो सर्किट था, वहाँ पे आप थोड़ी सी एंट्री ले सकते हैं. हेवल्स में आप बुकआउट कर सकते हैं. देखिए, एक थोड़ा सा महंगा स्टॉक है, उसकी बात करूंगा, लेकिन क्योंकि ये सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है,
तो इससे बात करूंगा। और दूसरी चीज़ ये है कि टेक्निकल ग्राउंड पे बहुत स्ट्रांग हो रहा है। बहुत संक्षेप में अनुज, 2493 पे सिम्फनी, बहुत संक्षेप में, क्या कोई बड़ा मूव है यहाँ पे ड्यू? सिम्फनी में काफ़ी अच्छा एक कंसोलिडेशन देखने को मिला है, जो 233 2300 से लेकर 2500 की रेंज में रहा है। ये ब्रेकआउट सस्टेन होते हैं तो ज़रूर से वीरेन जी एक अच्छा मूव देखने को मिल सकता है, और तकरीबन तब 2830 2850 तक की रेंज का मूव देखने को मिल सकता है। मैं यहाँ पर एक बार लॉन्ग करने की ट्रेडर्स को ज़रूर से सलाह दूंगा। यहाँ पर 2400 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं, अप साइड में इनिशियल टारगेट तकरीबन 2750 के। जी, लेकिन आज एक्सपेंसिव कैटेगरी के स्टॉक परफॉर्म कर रहे हैं। आप देखिए, एक बॉश को 3.5% ऊपर ट्रेड कर रहा है, 21,000 का शेयर है। पेज इंडस्ट्रीज को आप देखिए, यहाँ भी 3% का उछाल है। स्टॉक पेज इंडस्ट्रीज का ये भी 13,300 के लेवल्स पर ट्रेड कर रहा है। तो एक्सपेंसिव कैटेगरी के स्टॉक ट्रेडर्स के बायस के रडार पर हर दिन के उच्चतम स्तरों पर ये दोनों ही शेयर्स ट्रेड कर रहे हैं। लेकिन अब वक्त हो गया है ये जानने का कि आखिर के 25 मिनट में कमाई का मौका कहाँ है। मेरे से होगी मनीष मौजूद है एक ऐसा स्टॉक लेकर। बताइए मनीष, कौन सा स्टॉक है? देखिए दीपाली, अगले जो 25 मिनट के जो शेयर होगा इसमें रिटर्न देखने को मिल सकता है। अवन ऑफशोर होगा जिसमें लगता है ये मजबूती देखने को मिल सकती है। जिस तरह से कच्चे तेल में उछाल देखने को मिला है, एक अच्छा खासा उछाल जो है कच्चे तेल में देखने को मिला है। अभी ब्रेंट क्रूड देखिए करीब $49 के आसपास ट्रेड कर रहा है, और इस बात की उम्मीद है कि हो सकता है कच्चे तेल में ओवरनाइट और भी उछाल देखने को मिले। लगातार आप अवन ऑफशोर देखिए, पिछले 4-5 ट्रेडिंग सेल से एक दायरे में कंसोलिडेट कर रहा था शेयर, और पिछले 10 दिनों का ट्रेंड देखिए, शेयर में ह्यूज वॉल्यूम के साथ एक खरीदारी देखने को मिली है। सबसे बड़ी बात यह है कि शेयर जो है 50 और 100 डेमा के ऊपर टिका है, और जब इसने 50 और 100 डेमा के लेवल को पार किया तो एक अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ इसने शेयर को इस लेवल को पार किया था, और अब ये शेयर जो है 200 डेमा को छूने की कोशिश कर रहा है। जिस तरह से कच्चे तेल में तेजी देखने को मिले, समान तौर पे ऑफशोर कंपनियां जो होती है वहां एक मजबूत उछाल देखने को मिलता है। इसलिए अगले 25 मिनट में जो शेयर बाजार बंद होने तक में एक शेयर जिसमें और अच्छी मजबूती देखने को मिल सकती है, क्योंकि बाजार में एक रिकवरी देखने को मिली है, तो इन शेयरों पर दाव लगता हुआ दिख सकता है। अवन ऑफशोर अगले 25 मिनट के लिए कमाई का सौदा होगा। 217 रुपये का आपको टारगेट रखना होगा, 205 रुपये का स्टॉप लॉस लगाइए। देखिए शेयर अब लोअर लेवल से काफी ऊपर आ चुका है, तो अपने हिसाब से आप टारगेट और स्टॉप लॉस को रिवाइज करके चल सकते हैं। टारगेट 270 रुपये का अभी भी इंटैक्ट है। एक्सट्रीमली अगर आप देखें अच्छा करता हुआ इस वक्त, और इस वक्त 209 की ट्रैजेक्टरी से सीधा अगर आप देखें 212 की ट्रैजेक्टरी में, और स्टॉक का डे हाई पर दिन के सर्वोच्च स्तरों पे 217 का लक्ष्य लेकर चलिए। आखिरी के 25 मिनटों में थोड़ा संभल के ट्रेड करना है आपको। यहाँ पे स्विंग ऑलरेडी मिल चुका है आपको 3-4 रुपये का, लेकिन अभी 3-4 रुपये का स्विंग और ड्यू है, और लगभग 8.25 लाख, तो लिक्विडिटी का कोई इशू नहीं है यहाँ पे। मनीष बहुत बहुत शुक्रिया, अच्छी कॉल आपका। देखिए स्टॉक ऑलमोस्ट डे हाई की ट्रैजेक्टरी में कारोबार कर रहा है। अब ऑफशोर पे इनफैक्ट मैं डेली चार्ट्स पे देखूँ तो एक टेक्निकली अगर आप देखें बहुत वीक स्ट्रक्चर, लेकिन शायद ये पुल बैक का हर रोज एक कैंडिडेट होता है। अनुज, आप कैसे अप्रोच करेंगे इस स्टॉक को? जी वीरेंद्र जी, जिन लेवल्स की बात की वो ज़रूर से मेरे ख्याल से टेक्निकली वही दिखते हैं। 205 206 के एक अच्छे सपोर्ट्स दिखते हैं, वहीं पर 200 दिन का मूविंग एवरेज 217 के आसपास है, तो वो एक इमीडिएट टारगेट बनता है। किसी भी मीडियम टर्म स्ट्रेंथ के लिए अभी भी बाजार को 220 के ऊपर की क्लोजिंग देना ज़रूरी होगा, पर एक शॉर्ट टर्म ट्रेड के हिसाब से ज़रूर से यहाँ पर लॉन्ग किया जा सकता है। 206 से नीचे के स्टॉप लॉस मेंटेन करने होंगे, और अपसाइड में जैसा आपके एनालिस्ट ने बताया तकरीबन 217 तक के ही टारगेट मिलते हैं। एक बार एनबीसीसी को देख लेते हैं। अभी भी इस स्टॉक पे थोड़ा सा प्रेशर बिल्डअप हुआ है, 1% नीचे ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है, और नतीजे भी आए हैं एनबीसीसी के। जो मुनाफा है वो 142 करोड़ रहा है, यानी जो प्रोजेक्शंस की गई थी उसी के आसपास ये आंकड़ा आया है। 144 करोड़ के आसपास की प्रोजेक्शंस थी प्रॉफिटेबिलिटी की, और 142 करोड़ का कंपनी ने मुनाफा पोस्ट किया है। और लेकिन क्योंकि जो एस्टिमेट्स माने जा रहे थे उसके मुताबिक थोड़ा सा नीचे फिगर आए, इसीलिए शायद स्टॉक पे एक रिएक्शन आया भी है। दिन के निचले स्तरों पर यह स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है 7-7.5 रुपए की कमजोरी लेकर। आशीष, आपके कमेंट्स क्या हैं ऑन एनबीसीसी? अभी भी रिजल्ट्स आए हैं, अभी सिर्फ प्रॉफिट की फिगर मिली है जो कि 142 करोड़ के आसपास रही है, लेकिन इसमें कोई डाउट नहीं है कि फंडामेंटली काफी साउंड कंपनी है। ऑर्डर बुक कंपनी की कंसिस्टेंट ग्रो कर रही है, स्ट्रॉन्ग ऑर्डर फ्लोज रहे हैं, लेकिन स्टॉक प्राइस जो है वो काफी समय से स्टैग्नेंट मोड में है, इन्हीं लेवल्स के आसपास ट्रेड कर रहा है। अभी करना क्या चाहिए निवेशकों को और एनबीसीसी? देखिए, इसमें आपको 2 रिजल्ट्स तो मुझे देखने पड़ेंगे, लेकिन इसमें आपको थोड़ा नज़रिया लंबे समय का बनाना बहुत ज़रूरी होगा। देखिए, एक ये साइकोलॉजी अब प्ले कर रही है मार्केट में कि जब तक सरकार आगे बढ़कर खुद से निवेश नहीं करेगी कुछ चुनिंदा सेक्टर्स में, जिसके लिए वो बहुत ज़्यादा बात कर चुकी है, तब तक कुछ और ट्रिगर नहीं होगा कम वॉट में।
सो एनबीसीसी एक की बेनिफिशियरी हो सकता है उस पूरे थॉट प्रोसेस का। अगर मैं अपने डिस्कशन को और आगे लेके जाऊं तो स्टॉक्स लाइक EIL, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, ये ऐसी कुछ सरकारी कंपनियां हैं जिनके रूट से ही सरकार अपने खर्चों को बढ़ा सकती है, और स्मार्ट सिटीज़ और ये सब की बातें जो चल रही हैं वो और तूल पकड़ रही हैं पिछले कुछ दिनों में और हफ्तों में। सो एनबीसीसी में आप बने रहिए, थोड़ा आप उसको साल भर तक का नज़रिया दीजिए, आपको रिटर्न्स मिलेंगे इसमें। तो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से एनबीसीसी होल्ड किया जा सकता है। एक बार आप देखिए डायमंड पावर को हमने बीते कुछ हफ्तों में इसमें लगातार अपर सर्किट लगते हुए देखे थे, और पिछले हफ्ते की अगर बात करें, इनफैक्ट अब से कुछ 2-3 हफ्ते पहले की बात करें तो 75% तक का भी उछाल इसने महज एक हफ्ते में दिया था, और अब स्टॉक एकाएक नीचे आया है, 4.5% नीचे ट्रेड कर रहा है 56 के लेवल्स पर। काफी सारी खबरें भी रही हैं कि कंपनी डेट रिस्ट्रक्चरिंग प्लान्स पर कामकाज कर रही है, और इन्हीं खबरों के बीच में एक सर्ज भी स्टॉक में आया था, इशू ऑफ वारंट्स प्रोमोटर ग्रुप को की भी खबरें रही हैं। तो खबरें भी आती रही हैं और एक सिग्निफिकेंट रिएक्शन भी स्टॉक पर आता रहा है। आशीष, अगर आप कवर करते तो कुछ कमेंट करना चाहेंगे डायमंड पावर पर? एकाएक हमने अपर सर्किट भी लगते हुए देखे, एक हफ्ते में 75% तक का भी मूव आते हुए देखा, आज वापस 4.5% नीचे ट्रेड कर रहा है। देखिए, अब ये सेक्टर अभी काफ़ी कॉम्पिटिटिव हो गया है, और इतने बड़े मूव को तो मैं वैसे ही बहुत एक सेंस ऑफ डाउट के साथ देखता हूँ, और इस सेक्टर में कोई ऐसा कुछ सी चेंज या बदलाव नहीं आया है कि आपकी सडनली थिंग्स हैव टर्न अराउंड, बिकॉज इफ इट्स नॉट इकोनॉमी मूव रिलेटेड टू इकोनॉमी मूव, you should avoid the stock for any reason। तो जैसे आपने बोला थोड़ा नीचे, अगर आप किसी वजह से आप लकी रहे हैं और आपको पैसा बना है स्टॉक में, तो आपको निकल जाना चाहिए, क्योंकि काफ़ी माल आ रहा है बाहर के देशों से इस सेक्टर में। ये सेक्टर अपने आप में काफ़ी कॉम्पिटिटिव हो गया है, और कंपटीशन बहुत बढ़ गया है, मार्जिन बहुत प्रेशर में है, और अब जो अगेन आई कम बैक टू पॉइंट, जो पावर कंपनीज आगे एक्सपेंशन मोड में है वो भी रुकी हुई हैं, जिनके ये की सप्लायर्स रहते हैं अलग अलग प्रोडक्ट्स के साथ, तो डेफिनेटली एक बार तो एग्जिट करना चाहिए। जी हम इस बीच थोड़ा सा वायदा कारोबार के आंकड़ों को देखते हैं। वायदा कारोबार के आंकड़े क्या कहते हैं? देखिए, ये 42 अंकों का पुल बैक लोअर लेवल से, 42 अंक ऊपर है, लोअर लेवल से तो काफ़ी सिग्निफिकेंट पुल बैक है ये। निफ्टी ऑलमोस्ट 7857, दैट मीन 57 अंक की है, और नीचे के अगर आप देखें तो आप लगभग 30 अंक और जोड़ लीजिए, यानी करीब 87 अंकों का पुल बैक, 42 अंकों पर। अब मई फ्यूचर्स जो हैं, देखिए कहाँ पर आ चुके हैं, लगभग 7883, 60 23 24 अंकों का प्रीमियम, यानी करीब जो 12-13 अंकों का था प्रीमियम सुबह वो अब लगभग 23 अंकों का। दैट मीन्स शॉर्ट कवरिंग काफ़ी हुई है। वो मंदरिया जो कि इंतजार करते हैं डिसाइसिवली 7770 के वॉल्यूशन का, वो आई थिंक बैकफुट पे आया है। और देखिए, मैं आपको प्रूव कर सकता हूँ, प्रूव करूँ, ये देखिए आपकी स्क्रीन पे 7,39,000। दैट मीन्स एक समय जो काफ़ी ओपन इंटरेस्ट 8-9 लाख के आसपास पहुँच गया था, वो अब रिड्यूस हुआ है, वो कम हुआ है। दैट मीन्स शॉर्ट कवरिंग। फिर आप आइए कॉल और पुट पे, आई थिंक और एक सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट आपको दिखाता हूँ मैं यहाँ पर। कॉल राइटर बाहर निकला है, 8,000 का कॉल राइटर सुबह इंट्राडे में काफ़ी बिल्डअप हो गया था, वो बाहर निकला। 891 यहाँ पे तो करीब ओपन इंटरेस्ट 12-13 लाख पहुँच गया था इंट्राडे में, वो बाहर निकला। और 7800 का अगर आप देखें कॉल राइटर, वो नदारद है इस टाइम, क्लियरली पिक्चर में नहीं है। तो वाकई बाजार ने अगर आप देखें स्मार्ट पुल बैक लिया है, अच्छा पुल बैक लिया है, थोड़ी सी इंपॉर्टेंस देनी चाहिए बाजार ने जो किया है बीते 1 घंटे में। फिर आप आइए पुट्स में क्या हो रहा है। पुट्स में एक ही चीज़ सबसे स्ट्राइक करने वाली है, और वो है 7800 का पुट राइटर। तो 200 डेमा ने अपना काम बखूबी किया है। अब आइए स्टॉक्स पे, आप पर कुछ स्टॉक्स जो कि वाकई बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, इंटरेस्टिंग हैं, और आज काफ़ी अच्छा खासा OI लेके जा रहा है अपने साथ। HTIL करीब आप देखिए तो यहाँ पर फ्यूचर्स एट पार ही हैं, लेकिन काफ़ी स्ट्रॉन्ग ओपन एडिशन हुआ है यहाँ पर, याद रखिएगा। दूसरा स्टॉक HTIL के बाद वो है, दीवार इसका जिक्र कर चुके हैं, डिश टीवी 9760, थोड़ा सा इंट्राडे हाई से रिट्रेस हुआ है, लेकिन यहाँ पर फ्यूचर लगभग 35 पैसे का प्रीमियम कमांड कर रहे हैं। सुबह तक दोपहर तक लगभग 9-9.5 लाख से जुड़े थे यहाँ पर, तो यहाँ पर भी काफ़ी अच्छा खासा एडिशन है, इस स्टॉक पे नज़र रख के चलिएगा। तीसरा स्टॉक है टाटा मोटर्स। इसकी भी अप्रोच अगर आप देखें 400 की तरफ बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, कैसे जाएगा कैसे नहीं जाएगा, वहाँ तक जाएगा तो ऑप्शंस की एक्टिविटी क्या होंगी, और वहाँ तक जाएगा तो डेरिवेटिव में कितना भारी हो जाएगा स्टॉक। आज काफ़ी ओपन इंटरेस्ट सुबह से अपनी तरफ खींच रहा है टाटा मोटर्स। आई थिंक एक स्टॉक और आई थिंक जिसका जिक्र मैं करना चाहूँगा, वो आपकी स्क्रीन पर है, येस बैंक। प्राइवेट बैंकिंग बास्केट पे ऑल टाइम हाई पर। अनुज, इनफैक्ट इनमें से अगर आपको पिक करना हो तो एक स्टॉक कौन सा पिक करेंगे आप?
देखिए बीरेन जी, जैसे हमारी पहले भी बात हुई थी, कहीं ना कहीं जो प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग स्टॉक्स हैं उनके अंदर काफ़ी अच्छा मूव दिख रहा है। अभी जैसे आप बात कर रहे थे, यस बैंक की अपने ऑल टाइम हाइज पर चल रहा है। एक दो दिन का थोड़ा सा साइडवेज मूव देखने को मिला, आज वॉल्यूम के साथ ऊपर का ट्रेंड है, तो एक नई टेरिटरी में आ चुका है। टेक्निकली काफ़ी अच्छा स्ट्रक्चर बन के आ रहा है। तो मैं एक यस बैंक पर ज़रूर से बोलना चाहूँगा कि इसके अंदर एक अच्छा मूव आने वाले टाइम में दिख सकता है। वहीं पर जैसे आप टाटा मोटर्स की बात कर रहे थे, यहाँ पर मैं वीरेन जी अभी वेट करूँगा कि 400 के ब्रेकआउट देखते हैं या नहीं। वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंसेज उभर के आए हैं। जब तक वो निगोशिएट नहीं होते तब तक हम देखेंगे तकरीबन 375 से लेकर 400 की एक बड़ी रेंज है जिसमें ये साइडवेज कंसोलिडेट होगा। इनफैक्ट येस बैंक का जिक्र किया और आज एचएसबीसी की ओर से जो बाय लिस्ट आई है, जो 8 स्टॉक्स उन्होंने प्रेफर किए उनमें येस बैंक शामिल है। और येस बैंक के अलावा इमामी, एचपीसीएल, एलएनटी, एशियन पेंट्स, एचयूएल, औरबिंदो फार्मा और इन्फोसिस को पिक किया गया है। और आशीष, जो ये 8 स्टॉक्स हैं जिन्हें एचएसबीसी ने पिक किया है, ये ज़्यादातर वही स्टॉक्स है जो अपने हाइस के आसपास ही ट्रेड कर रहे हैं, फिर चाहे वो येस बैंक हो, इमामी हो या फिर एशियन पेंट्स ही क्यों ना हो। कोई स्टॉक आपको अच्छा लग रहा है? जो 6-7 नाम अभी मैंने लिए, जो कि आप मानते हैं कि हाँ, मौजूदा तेजी के बावजूद भी ये स्टॉक्स परफॉर्म करेंगे? देखिए, डेफिनेटली थोड़े एक एक्सपेंसिव जोन में है इनमें से कुछ स्टॉक्स, लेकिन अगर हाल फिलहाल के रिजल्ट्स को पर्सपेक्टिव में लें और मैनेजमेंट कमेंट्री को सीरियसली लें एनालिस्ट लोग, तो सी टिपिकली व्हाट हैपेंस एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इज कि आप अब अगले 2 साल के होराइजन को व्यू में लेकर आप वैल्यूएशंस पे बैठते हैं और ये कंसिडर करते हैं कि अब आने वाले साल के शुरुआत में इकोनॉमी में डेफिनेटली थोड़ी एक इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगी। तो उस हिसाब से अगर मेरे को कुछ पिक करना हो एक स्टॉक, तो डेफिनेटली मैं एशियन पेंट्स को पिक करूंगा, क्योंकि काफ़ी स्मार्ट प्रोडक्ट जो इनके ऑफरिंग है और जो नए नए एरियाज में जा रहे हैं। अभी मार्केट में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है दीपाली इस चीज़ को लेके, लेकिन बहुत एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं एशियन पेंट अपने बिजनेस मॉडल के साथ, और अगर वो सक्सेसफुल हो गया तो एशियन पेंट यहाँ से अच्छा परफॉर्म कर सकता है। चलिए भी जान लेते हैं कि आज के बीटीएसटी ट्रेड्स कौन से हैं, यानी कुछ स्टॉक्स जिन्हें आप पिक कर सकते हैं कल के पर्सपेक्टिव से। साक्षी मौजूद है हमारे साथ न्यूज रूम से। बताइए साक्षी, कौन से ट्रेड्स हैं? शुक्रिया दीपाली। शुरुआत करेंगे आज स्वाति होटकर की पिक्स के साथ। एनसीएल लिमिटेड पर उन्होंने खरीदारी की सलाह दी है। टारगेट उन्होंने बताया 131 का और स्टॉप लॉस हम नीचे में लगा सकते हैं 116 का। एके प्रभाकर की तरफ से 2 बीटीएसटी कॉल्स आए हैं। एचडीएफसी बैंक पर उन्होंने खरीदारी की राय दी है। टारगेट बताया 1194 का और स्टॉप लॉस हमें नीचे में मेंटेन करना होगा 1145 का। एचयूएल पर भी इनकी खरीदारी की ही सलाह है। टारगेट्स जो इन्होंने बताए हैं 864 के हैं, नीचे में हम स्टॉप लॉस लगा सकते हैं 833 के। आशीष अंदानी की तरफ से राय है येस बैंक पर, यहाँ पर भी खरीदारी की सलाह उन्होंने दी है। टारगेट बताया 985 का और स्टॉप लॉस हमें नीचे में मेंटेन करना है 970 का। वेदांता पर भी इन्होंने बीटीएसटी ट्रेड ही रेकमेंड किया है। टारगेट्स उन्होंने दिए 105 के और स्टॉप लॉस हमें नीचे में मेंटेन करना होगा 96 का। चलिए, तो ये अगर आप देखें कुछ 6 ट्रेड्स से जहां पर आप फोकस कर सकते हैं। आज मेटल्स ने अगर आप देखें फिर ट्रेडिंग कॉल्स में, बीटीएसटी कॉल्स में लॉन्ग साइड में अपने प्रेजेंस को फील करा है। जब कुछ मेटल स्टॉक्स हैं, वेदांता हो गया, टाटा स्टील हो गया, इनमें से कोई आपको स्ट्राइक कर रहा है इस वक्त लॉन्ग के लिए? मेटल स्टॉक से अभी जिस तरीके का पूरा मूव है उस पर मैं थोड़ा सा थोड़ी सी वीकनेस मुझे दिखती है वीरेन जी। मुझे लगता है कि आने वाले समय में इनमें थोड़ा एक वीकनेस का माहौल दिखाई देगा। काफ़ी अच्छा मूव इनके अंदर मिल चुका है पिछले 2-3 महीनों के अंदर। अब थोड़ा सा सुस्ताने का एक साइडवेज मूव देखने को मिलेगा। तो मैं उन काउंटर्स पर तो इतना बुलिश नहीं हूँ, लेकिन अगर जिस तरीके से अभी बात चल रही थी कि क्या मूव आगे चल के पैन आउट हो सकता है, तो जैसा मैंने आपसे पहले भी कहा, प्राइवेट बैंकिंग सेक्टर पूरा एक पैक है जो काफ़ी अच्छा दिखता है। आप इंडसइंड बैंक को देख लीजिए, एचडीएफसी बैंक को देख लीजिए, यस बैंक को, कोटक महिंद्रा, सबके अंदर बहुत अच्छे ब्रेकआउट्स आए हैं। तो ये पूरा एक पैक ऐसा है जो मैं किसी भी ट्रेडर के लिए या निवेशक के लिए ज़रूर से सजेस्ट करना चाहूँगा। जी, एक बार ताज जीवीके को देख लेते हैं। स्ट्रॉन्ग अर्निंग्स आए और अच्छी अर्निंग्स के बाद एक अच्छी शुरुआत सुबह स्टॉक की हुई थी और अभी भी अपनी स्ट्रेंथ को इसने मेंटेन रखा है और इनफैक्ट अब एक जो स्ट्रेंथ है वो एक्सटेंड भी हुई है। 8.25% की बढ़त के साथ दिन के उच्चतम स्तरों पर ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है 8260 के लेवल्स पर। रॉयल ऑर्किड को भी देख लेते हैं, दूसरे कुछ होटल शेयर्स, वहां पर क्या रिफ्लेक्शन है आज के सत्र में। ताज जीवीके तो डेफिनेटली और परफॉर्म कर रहा है, लेकिन रॉयल ऑर्किड यहाँ भी मजबूती दिखी है। 5.5% की बढ़त लेकर ये स्टॉक भी ट्रेड कर रहा है 8140 के लेवल्स पर। लेकिन आशीष, प्रिसाइसली मिड कैप और स्मॉल कैप स्पेस से बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जिनके नतीजे बहुत स्ट्रॉन्ग आए हैं, स्टॉक प्राइसेस ने भी परफॉर्म किया है। ताज जीवीके एक एग्जाम्पल है। कुछ स्टॉक्स प्रिसाइसली मिड कैप स्मॉल कैप स्पेस है जो कि आपको पोस्ट अर्निंग्स अच्छे लग रहे हैं, जहां आप खरीदारी की सलाह दे रहे हैं अपने क्लाइंट्स को।
आशीष, चलिए छोड़िए, कुछ और स्टॉक्स को देख लेते हैं। स्ट्राइड साशुन को देखिए, इस बीच आपकी स्क्रीन पर आप देखें, जब से रिजल्ट्स आए हैं उसके बाद से ही स्टॉक मोमेंटम है। स्टॉक ऑलमोस्ट डे हाई पर, दिन के सर्वोच्च तौर पर है। मुनाफा अगर आप देखें 70 करोड़ से बढ़कर लगभग 114 करोड़ रुपए, तो मुनाफे की फिगर, बॉटम लाइन की फिगर बहुत स्ट्रांग रही है। 1.5% ऊपर स्टॉक आ चुका है। 4 रुपये प्रति शेयर का इन्होंने एक डिविडेंड का भी ऐलान किया है, तो डिविडेंड की फिगर के बाद स्टॉक ऑलमोस्ट डे हाई पर स्ट्राइड साशुन। और कुछ स्टॉक्स को देखते हैं जहां पर अच्छे वॉल्यूम्स हैं, वॉल्यूम्स के साथ जो अपनी जो प्रेजेंस है ना उसको फील करा रहे हैं। इनफैक्ट एक बार जरा टॉप ट्रेड काउंटर्स को दिखाइएगा, इस क्रम में सबसे ऊपर आई थिंक जो स्टॉक स्ट्राइक कर रहा है वो है BOB। आई थिंक फॉर रॉन्ग रीजंस स्टॉक लगभग 8% नीचे। SBI 176। आज के दिन में इंडेक्स में अगर सबसे खराब किसी का प्रदर्शन रहा तो आई थिंक प्राइस वाइज तो नहीं, लेकिन हाँ इन टर्म्स ऑफ सेंटिमेंट वाइज वो था SBI। ये एक तो वैसे ही इसके जितने भी अगर आप देखें सहयोगी बैंक्स हैं, इसके साथ BOB, बैंक ऑफ इंडिया, PNB, सबके सब खराब। और बाकी अगर आप 10-15 रुपये SBI यहाँ से और टूट गया तो बाकी स्टॉक्स में आप ये लगा लीजिए कि 5-7% का मूव उसके साथ, और SBI के साथ भी। तो आज SBI और साथ ही साथ बैंक ऑफ बड़ौदा दोनों ने काफ़ी खराब क्लोजिंग दी है। HDIL आज का सुपर एक्टिव स्टॉक 86 पर, और ITC ने आज 10 रुपये का मूव दिया। आज ITC काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहा। आज आप ITC को देखिए 11 रुपये ऊपर 3.25% की तेज़ी। बस यही है कि 335, 326 और 334 ये 10-1 रुपये के दायरे के बीच में ना इसका जो अपमूव होता है वो फेल हो जाता है। फेडरल बैंक ये करीब 1% ऊपर रहा। श्रीलंका शुगर्स बिल्कुल फ्लैट हो चुका है। IDFC यहाँ पर तेज़ी है लगभग 1% की। इलेक्ट्रोस्टील कास्टिंग जीलन 32-45 पर कारोबार करता हुआ। उसके बाद आप एक मेक मनी ऑर्गेनिक्स को देखिए 4% ऊपर 1.5 रुपये की तेज़ी के साथ 39-85 पे। जरा मेक मनी ऑर्गेनिक्स दिखा दीजिए व्यूअर्स को एक बार एग्जैक्टली, अगर आप देखें स्टॉक डे हाई पे कारोबार कर रहा है। और एक मेक मनी ऑर्गेनिक्स के जिक्र मैं कर रहा हूँ, और एक V2 रिटेल को देखिए करीब 16% ऊपर 9 रुपये की तेज़ी के साथ। अनुज, इसमें से कुछ पिक करना चाहेंगे आप? इसमें एक शेयर मेरा ट्रैक किया हुआ है। 29 रुपये के ऊपर के ब्रेकआउट मिले थे मेक मनी में, और उसके बाद काफ़ी अच्छा मूव देखने को मिला है। इनफैक्ट अगर हम इसी महीने में बात करें तो तकरीबन अभी तक 25% तक की अपसाइड देखने को मिल चुकी है। पिछले 2 महीनों में अगर देखें तो तकरीबन ये शेयर लगभग डबल होने के लिए है। काफ़ी एक अच्छा मूव देखने को मिला है, लेकिन ये जो लेवल्स हैं तकरीबन 40 रुपये के आसपास की, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंसेज होंगे। 2 महीनों के अंदर लगभग 80 to 100% की अपसाइड देखने को मिल चुकी है। मेरे ख्याल से अब एक साइडवेज मूव देखने को मिलेगा, तो किसी की भी पुरानी पोजीशन हो तो यहाँ पर ज़रूर से प्रॉफिट बुक किया जा सकता है। एक काफ़ी अच्छा मोमेंटम देखने को मिला था, लेकिन अब वो लेवल ज़रूर से आ चुके हैं ट्रेडर्स के लिए, जिन्होंने भी थोड़ी मध्यम अवधि के लिए निवेश किया था, कि इन लेवल्स पर यहाँ पर प्रॉफिट बुक किया जा सकता है। जी, इस बीच आप देखिए लिबर्टी शूज को दिन के उच्चतम स्तरों पर यह स्टॉक अब ट्रेड कर रहा है 6% से ज़्यादा की मजबूती लेकर। वॉल्यूम पार्टिसिपेशन भी काफ़ी सिग्निफिकेंट है, और अपने इस साल के हाई पर यह स्टॉक आ चुका है। जो जनवरी के इसके हाईस थे उन लेवल्स को इसने वापस टच किया आज के सत्र में, 195 के लेवल्स पर ट्रेड कर रहा है। अनुज, आप पे कमेंट्स क्या ऑन लिबर्टी? लिबर्टी के अंदर आज हम जिस तरीके का मूव देख रहे हैं, पिछले 2 दिन से वॉल्यूम भी बड़े थे, अपवर्ड मूव भी देखने को मिला, और आज अपने 200 दिन के मूविंग एवरेज को निगोशिएट कर लिया। तो शॉर्ट टर्म में ज़रूर से एक स्ट्रेंथ दिखाई देखने को मिलेगी, जो तकरीबन 212-215 तक की रेंज के लिए एक्सटेंड होगी। किसी भी अपसाइड के लिए इस वक्त देखा जाए तो तकरीबन 180-183 का ही ब्रेकआउट थे, तो 183 से नीचे के स्टॉप लॉसेज मेंटेन कर सकते हैं। अपसाइड में अभी भी 220 के लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस होंगे, तो मीडियम टर्म के लिए एज अ टारगेट इन्हीं लेवल्स को लेकर रखा जा सकता है। और किसी भी लॉन्ग टर्म के लिए मेरे ख्याल से 220 के ऊपर के ब्रेकआउट पर ही कोई लॉन्ग टर्म निवेश के लिए कॉल इनिशिएट की जा सकती है। जय, इस बीच हमारा आज का स्टॉक था टुडे स्टेट में शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। आज अगर आप देखें 77 का हाई लगाने के बाद पूरे दिन 76.30, 76.40, 3-3.25% के मूव लेके पूरे दिन सस्टेन रहा। आई थिंक ये क्लोजिंग इसके लिए बहुत ज़रूरी थी। सबसे क्रिटिकल पॉइंट था अनुज, अगर आप इस चार्ट को देखें डिस्ट्रीब्यूट करके, एंड फ्रेंकली स्पीकिंग स्पेशली मार्च, इस साल का मार्च, और आप देखिए पिछले साल का दिसंबर, यानी दिसंबर से लेकर मार्च के 20 में आप इस चार्ट को बाइसेक्ट कर सकते हैं स्ट्रेंथ और वीकनेस के जोन में। जरा प्लीज़ एक बार जरा ईयरली चार्ट दिखाइए। स्ट्रेंथ अबव 75 एंड वीकनेस बिलो 75। आप बिल्कुल कार्बन कॉपी है, आप देखिए ना। इनफैक्ट अनुज, मार्च के ऑनवर्ड्स और मार्च से पहले एकदम कार्बन कॉपी है। क्या ये 76 की क्लोजिंग इसकी 80, 83, 84 की अप्रोच स्ट्रॉन्ग कर देगी? अभी 25 तारीख को उसके नतीजे भी आने हैं।
जी बीरेन जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि तकरीबन 75-76 की जो रेंज थी वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस मिल रहा था। इनफैक्ट अगर हम बाजार में काफ़ी सारे शेयर्स को देखेंगे तो उनका 200 डेज का जो मूविंग एवरेज है वो डाउन स्लोपिंग है, यानी कि ऊपर में प्रेशर दिखता है। लेकिन वहीं पर अगर इसका 200 डेज मूविंग एवरेज देखें तो ये अपवर्ड स्लोपिंग है, तो ये स्ट्रेंथ को तो ज़रूर से बताता है। आज अपने 200 दिन के मूविंग एवरेज को निगोशिएट भी कर रहा है। मेरे ख्याल से आपने अपसाइड के जो टारगेट बताया तकरीबन 85-86 के, वहाँ तक ज़रूर से ये मूव एक्सटेंड होता हुआ दिखता है। हालांकि किसी भी पोजीशन के लिए या बिकवाली के दबाव में 71 के सपोर्ट को मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्हीं लेवल्स को एज अ स्टॉप लॉस लेके कोई अगर ट्रेडर इनिशिएट करना चाहते हैं तो लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं। अपसाइड के जैसे हमने टारगेट्स की बात की 85 से 87 की रेंज ही अपसाइड के टारगेट्स होंगे। जी चलिए, इसके अलावा आप देखिए कावेरी सीट को मजबूती और स्ट्रेच हुई है शेयर में। सेकेंड हाफ में स्टॉक ने परफॉर्म करना शुरू किया और अब दिन के उच्चतम स्तरों पर आ चुका है। 7% से ज्यादा की तेजी लेकर 437 के लेवल्स पर जोरदार तेजी के साथ ये स्टॉक कामकाज कर रहा है। मजबूती और स्ट्रेच हुई है इंडियाबुल्स रियल एस्टेट में। ये कुछ शेयर्स है जिनके जिक्र हमने शो की शुरुआत में भी किया था। अब ये स्टॉक अगेन 7% ऊपर आ चुका है। 85 के लेवल्स पर ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। HDIL के साथ भी वही स्टोरी है, 3.5% से ज्यादा की मजबूती लेकर डे हाई पर ट्रेड कर रहा है ये स्टॉक भी। अनुज, HDIL, इंडियाबुल्स रियल एस्टेट और कावेरी सीड, इन तीनों पर आपके कमेंट्स क्या हैं? ट्रेड्स को कैरी करना चाहिए नेक्स्ट सेशन के लिए या फिर यहाँ मुनाफा समेट लें? मैं IB रियल एस्टेट के ट्रेड को ज़रूर से कैरी फॉरवर्ड करने के लिए बोलूँगा। आज वो 82 रुपये के ऊपर के ब्रेकआउट दे रहा है। क्लोजिंग प्राइस बेसिस पर ये ब्रेकआउट सस्टेन हो रहे हैं। वॉल्यूम्स का सपोर्ट मिलना ज़रूरी था, लेकिन शायद से हमें 1-2 दिन के अंदर वो सपोर्ट देखने को मिल जाए। यहाँ पर मैं IB रियल एस्टेट पर लॉन्ग जाने की सलाह दूंगा। 78 से नीचे के स्टॉप लॉसेज रख सकते हैं। अपसाइड में जिस तरीके से हमने बात की तकरीबन 105-107 की रेंज स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंसेज रहेंगे, तो 100 रुपये से ऊपर के टारगेट लेके अभी भी IB रियल एस्टेट को लॉन्ग किया जा सकता है। चलिए हम क्लोजिंग की तरफ बढ़ रहे हैं आज की, और अब इस वक्त अगर आप देखें निफ्टी करीब 42 अंक ऊपर है, 7857 ऑलमोस्ट। आप देखिए आज लो था करीब 7772 का, 7772 का, यानी 200 डे मार्क को बिल्कुल नहीं तोड़ा। तो दोनों ही इंडेक्सेस ने अपने की लेवल्स को होल्ड किया। हालांकि निफ्टी बैंक में कहूँगा कि बड़े फ्रैक्शन से अपने क्रिटिकल लेवल के नीचे चला गया था, लेकिन निफ्टी बैंक को दिखाइए एक बार प्लीज़ आपके स्क्रीन पे। इस बीच कुछ ट्रेडर्स कॉल्स भी आई है, उस पर भी फोकस कर लेते हैं। बजाज पेंट्स ये अपने करियर के ऑल टाइम हाई पर है। दैट इसका मतलब ये है कि ये जो कॉल है इसमें एग्जैक्टली SMC ग्लोबल ये सोचते हैं कि आपको स्ट्रेंथ को बाय करना है, आपको वीकनेस को बाय नहीं करना है। स्ट्रेंथ बाय करिए विद द पॉसिबल टारगेट ऑफ 298, 286 का स्टॉप लॉस रहेगा। ट्रेडिंग करियर के ऑल टाइम हाई पर है। दूसरा स्टॉक है इनकी तरफ से वो है लिबर्टी, 195 का यहाँ पे स्तर है विद पॉसिबल टारगेट ऑफ 200, 185 का यहाँ पर स्टॉप लॉस। अभी दीपाली आई थिंक इसी स्टॉक का जिक्र कर रही थी मेरे ख्याल से। और एक्साइट अगर आप देखें, ये देखिए ये स्टॉक थोड़ा सा आपसे आपके पेशेंस टेस्ट करेगा। एक्साइट ये काफ़ी दिनों से यहाँ पे अटका हुआ है, टिका हुआ है, लेकिन पेशेंस टेस्ट करेगा ऊपर निकलने से पहले। 154, 145 बहुत आसान ट्रेड नहीं होगा ये। और मैं आपको फिर बताना चाहूँगा, अगर आप कोई भी ट्रेड पूछना चाहते हैं, आपका कोई स्टॉक फंसा हुआ है, टारगेट जानना चाहते हैं, स्टॉप लॉस जानना चाहते हैं, तो आप वो हमको मैसेज कर दिए व्हाट्सएप पर। आपकी स्क्रीन पर नंबर भी है 7844-784-0020000। इस पर आप मैसेज कर सकते हैं अगर कोई ट्रेड की डिटेल चाहते हैं। अनुज, फाइनली एक ट्रेड जो कि कैरी करेंगे आप कल के लिए। वीरेन जी, मैं एक ट्रेड जो बोलना चाहूँगा वो JSW एनर्जी का होगा। आज एक अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। अपसाइड में 73-74 टारगेट रोकना चाहूँगा आपको यहाँ पे। इस बीच मैं क्लोजिंग की तरफ बढ़ रहा हूँ, माफ़ कीजिएगा, थोड़ा सा टाइम की कमी है। एक बार इंडेक्सेस को देख लेते हैं सारे। निफ्टी, ऑटो इंडेक्स, रियल्टी इंडेक्स सब ने शानदार प्रदर्शन किया, लेकिन आज का स्टार प्राइस पर हमारा देखिए तो येस बैंक करीब 32 रुपये ऊपर रहा, लगभग 3.5% ऊपर। और आगे बढ़ते हैं, कुछ और काउंटर्स को देखते हैं। भारतीय इन्फ्राटेल लगभग 12 रुपये 7 पैसे ऊपर, लगभग 3.25% की मजबूती। ITC का आज एक कंप्लीट सरप्राइज पैकेज था। बॉश लगभग 750 रुपये ऊपर रहा। बॉश के बाद अगर आप देखिए तो भारतीय इन्फ्राटेल ये करीब 12 रुपये ऊपर, करीब 387 के स्तर पे। और टॉप रेडीज करीब 77 रुपये ऊपर, आज 2995 के स्तर पे कारोबार करता है। शानदार अगर आप देखिए क्लोजिंग तरफ बढ़ता हुआ। HDFC बैंक की करीब 19 रुपये ऊपर रहा, 1185 पे। और उसके बाद HDFC बैंक के बाद अगर आप देखिए कुछ और स्टॉक्स, उसमें कोटक महिंद्रा बैंक 11 रुपये ऊपर। आई थिंक आज की इस सेकेंड हाफ की रिकवरी में सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ी भूमिका निभाई प्राइवेट बैंकिंग स्टॉक्स ने, लेकिन सरकारी बैंक जस्ट के तर्ज अगर आप देखें BOB 142 के स्तर पे 12 रुपये नीचे रहा। दूसरे मैदान पे SBI 177, ऑलमोस्ट करीब 7.25 रुपये नुकसान यहाँ पे था। सिप्ला को देखिए 9 रुपये नीचे। सिप्ला ने भी आज अगर आप देखें 930 की रेंज को डिसाइसिवली सरेंडर कर दिया। अदानी पोर्ट्स ये करीब 3 रुपये नीचे रहा, 185 के स्तर पे। कुछ और स्टॉक्स को देखिए, BHL
आज अच्छा कर सकता था लेकिन नहीं कर पाया। आई थिंक सुबह काफ़ी स्ट्रॉन्ग नोट पे ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप हो रहा था यहाँ पर, और आइडिया ये करीब ₹100 नीचे रहा, 112.20 का स्तर यहाँ पे रहा क्लोजिंग के वक्त। और आप देखिए येस बैंक, ये आज का स्टार प्राइस परफॉर्मर अपने ट्रेडिंग करियर के ऑल टाइम हाई पे ₹32 ऊपर रहा। निफ्टी करीब 45 अंक ऊपर 7860 के स्तर पे, और सेंसेक्स लगभग 159 अंक ऊर दीपाली। प्राइवेट बैंक्स में खरीदारी दिखी है आज के सत्र में, लेकिन ये वो स्टॉक्स जिन्होंने आज जोरदार मजबूती दिखाई। दलाल स्ट्रीट के डॉन, मंगलम टिम्बर, V2 रिटेल, जीलन, ऑर्बिट एक्सपोर्ट टीम भी स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम से खरीदारी दिखी, और कम से कम 7%, ज्यादा 18% की मजबूती स्टॉक्स में रिफ्लेक्ट हुई। थेमिस मेडिकेयर आप देखिए 8.5% उछला आज के सत्र में। एरो टेक्सटाइल, थिरुमलाई केमिकल, मर्क, नीलकमल लिमिटेड, सिलेक्टिव केमिकल स्टॉक्स में आज बाइंग थी। थिरुमलाई केमिकल के साथ कनौरिया केमिकल में भी जोरदार मजबूती आज के सत्र में दिखी। और कुछ स्टॉक्स स्मॉल कैप स्पेस से जो कि आज स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर रहे, उनमें एलगी रबर शामिल है। मुथूट फाइनेंस जो कि ₹6.25 की मजबूती लेकर क्लोज होने की तैयारी कर रहा है। मुंजाल, शोवा, एक्सोनोबल स्ट्रॉन्ग अर्निंग्स के बाद स्ट्रॉन्ग बाइंग, और ककातिया सीमेंट तो एक ऐसा स्टॉक रहा है जो कि एक स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर कंसिस्टेंटली रहा है। ये ऑटो शेयरों का हाल है आपकी स्क्रीन पर। मारुति सुजुकी ₹43 ऊपर, अशोक लीलैंड फ्लैट लेकिन बायस पॉजिटिव 70 पैसे की मजबूती। टाटा मोटर्स ₹1 की उछाल अभी देखा जा रहा है। M&M, अशोक लीलैंड, इन सभी स्टॉक्स में बायस पॉजिटिव रहा, तो जो स्ट्रेंथ रही ऑटो स्टॉक्स में वो पॉजिटिव रही। मार्केट्स क्लोज हो चुके हैं और निफ्टी 7860 के लेवल पर क्लोज हुआ है 46 अंकों की मजबूती लेकर। शो की शुरुआत में वीरेंद्र कह भी रहे थे कि देखना होगा कि 7800 से कितनी ऊपर या फिर कितनी नीचे क्लोज होगा, लेकिन एक अच्छी क्लोजिंग वीरेंद्र इसको कह सकते हैं। 7850 के लेवल को रीगेन किया, अपने 200 डेमा से वापस एक पुल बैक लिया, और 7860 पर इंडेक्स की क्लोजिंग आई। बिल्कुल, अब ये वो गेम हो गया दीपाली कि ना, अब बुल्स भी बाहर है, बेहद सी बात। फॉरगेट निफ्टी है। आई मीन आज आपके इस एक्शन को देख के आप बोल सकते हैं फॉरगेट निफ्टी, डिसाइसिवली फॉरगेट निफ्टी। निफ्टी बैंक भी भूल जाइए, स्टॉक्स पे दाव लगाइए। इस क्लोजिंग पर आया आपके आशीष? मेरी आवाज़ आ रही है अभी? आ रही है सर, आज आपकी बिल्कुल आवाज़ आ रही है। अब तो एटलीस्ट क्लोजिंग के बाद तो आएगी ठीक से आवाज़ आपकी। लो पीछे से क्या, आज दिन ही अच्छा नहीं है। खैर अनुज आप बताइए। हेलो। आज बाकी अगर आप देखें, आज आपसे बात ही नहीं हो पाई ठीक से। कुछ बोलना चाहेंगे? आ रही है आवाज़ आपको मेरी अब? हाँ मेरे को भी आ रही है। आई थिंक टुडे वाज अ बैड डे फॉर सो या सी। देखिए मुझे ऐसा लगता है कि पिछले हफ्ते तक हम 8,200 की भी बातें सुनने लग गए थे बाजार में, लेकिन जिस तरीके से ये वीकेंड फेज आउट हुआ है, जिस तरीके से इन्फ्लेशन के आंकड़े, बैंक ऑफ बड़ौदा के रिजल्ट, और कहीं ना कहीं अब मेट का भी जो एक इशू आया है, सो एक हफ्ता डिले रेन का जो बात चल रहा है, तो आई थिंक कंसिडरिंग दैट आई थिंक रेंज हैज कम डाउन टू प्रोबब्ली 7950। आई थिंक 8000 के ऊपर जाना मार्केट के लिए बहुत मुश्किल होगा, और नीचे की तरफ भी मुझे लगता है कि मार्केट स्ट्रेंथ दिखाएगा, बिकॉज कुछ रिजल्ट्स ठीक आए हैं। सो आई थिंक जैसे आप बोल रहे हो निफ्टी के बाहर ही अपॉर्चुनिटी है, निफ्टी में तो इस समय कुछ दम नहीं लग रहा है।